तो हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस बेहतरीन मंच पे स्वागत करता हूं। RCET मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 महामैराथन क्लास। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी जो है महामैराथन क्लास को अवश्य लाया जाए। तो आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत है इस क्लास के अंदर। शून्य से शिखर तक, यानी कि एक क्लास जो आपको RCET जैसे एग्जाम में 90 से क्रॉस करने से जो आपको संभावित आपका स्कोर बना सकती हैं। आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा जहान बाकी है। यानी कल के दिन जो है आपके RCET एग्जाम काफी बेहतरीन होने वाला है। आप सभी अभ्यर्थियों ने मेरे साथ रेगुलर तैयारी की है तो उसका निश्चित ही आपको इस बार बेहद ही अच्छा परिणाम देखने को मिलने वाला है। तो अगर सेशन पसंद आए और सेशन पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी जो राजस्थान के अंदर कल के दिन आपके RCET एग्जाम में बैठने वाला है उन सभी तक जो है ये क्लासेस अवश्य होनी चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस पहले क्वेश्चन के साथ में आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आप सभी विद्यार्थी जो है कमेंट जरूर दें ताकि आपको भी है आपकी अपनी तैयारी आने का एक बार अवश्य मौका मिल सके, ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है कि इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, जो आपकी प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी होती है, प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी मैंने जब आपको जो चैप्टर वाइज सीरीज पढ़ाई थी उसमें भी बोला था कि कंप्यूटर ओनली होती है, डुप्लीकेट भी होती है, एक्सटेंस भी होती है और प्रोजेक्टर ओनली भी होती है। ये चार प्रकार की आपकी कनेक्टिविटी होती है। तो सर देखिए, जो आपके कंप्यूटर ओनली है, कंप्यूटर ओनली में क्या होगा कि मान के चलो कि जब आप प्रोजेक्टर को आपकी कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों के अंदर आपको स्क्रीन नॉर्मली दिखती है ना। नॉर्मली क्या होता है कि दोनों के अंदर दिखती है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि भाई जो स्क्रीन है वो केवल आपको कंप्यूटर पे दिखे, प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे ना दिखे। तो अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर ओनली करेंगे। वही अगर केवल प्रोजेक्टर दिखाने के लिए अपन प्रोजेक्टर ओनली का यूज करते हैं। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि दोनों में एक ही साथ एक ही चित्र आपको दिखेगा, लेकिन एक्सटेंस का मतलब होता है कि दोनों में दिखेगा तो सही, लेकिन आगे पीछे आपको इमेज देखने का काम होगा। जबकि इन्वर्टेड प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो ऑप्शन बी जो आप सभी को दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हालांकि पहला क्वेश्चन तो मैंने ही बताया है, लेकिन फिर भी जो है आप सभी विद्यार्थी लगभग कमेंट दे रहे हैं मुझे, तो आप सभी का परफॉर्मेंस इस बार काफी अच्छा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर कि LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है। मेरे विद्यार्थी, इस क्लास की एक बेहतरीन बात ये रहेगी कि आपके सामने जितने भी क्वेश्चन है उनमें से भी जो आने लायक क्वेश्चन है उनमें मैं स्टार मार्क करता जाऊंगा। तो यानी उन क्वेश्चन को तो आपको पढ़ना ही है, तो उसके जो है इस बार आपका RCET में बेड़ा पार हो सकता है, यानी आपके भी बन सकते हैं RCET एग्जाम में 90 से पार। जो अभ्यर्थी सेशन के साथ में लेट जुड़ रहे हैं आप सभी का तहे दिल से आभार। आप हैं RCET के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में जो एग्जाम पैटर्न वाइज आपको तैयारी करवाता है। मेरे विद्यार्थियों, आज एक अलग लेवल की आप सभी में एनर्जी होनी चाहिए, ताकि कल के दिन पेपर को उसकी औकात दिखाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की जो है साथ आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं कि LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता रखना है कि LCD प्रोजेक्टर आपकी नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। आप सभी लोग देखो, 2-3 जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके बाद में सारे कमेंट आप लोगों को ही देनी है। हालांकि आप सभी के कमेंट का डायरेक्टली रूप से तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहेगा। ये क्लास काफी लेंथी आपकी चलने वाली है, तो इसी कारण मुझे समय की मर्यादा रहते हुए जो क्लास के आप सभी के आप ऑफलाइन कमेंट मुझे दे देना, आप सभी की क्वेरी मैं सॉल्व कर लूंगा, है ना। आगे थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट करने की कोशिश करना कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का
प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, पूर्वावलोकन का मतलब होता है प्रीव्यू। क्या होता है? प्री यानी पहले, व्यू का यानी होता है देखना। यानी कि आप किसी भी पेज को प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि भाई ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट आपको कैसा दिखेगा। तो ये देखने के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कमेंट करें इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। और मैं मेरी ओर से आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका प्रिंट लेआउट हो जाता है। प्रिंट लेआउट के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो प्रिंट प्रीव्यू यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रिंट प्रीव्यू है ना, प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट से पहले फाइल को देखना आपका क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। और ये आपको कहां पे सुविधाएं देखने को मिलती है? प्रिंट लेआउट के अंदर देखने को मिलती है। आप सभी अभ्यर्थियों ने लगभग मुझे करेक्ट आंसर दिया है, तो आप सभी का स्वागत। आप इस बार RECET एग्जाम में बेहतरीन करने वाले हैं। मेरे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा देना, क्योंकि इस बार अगर एग्जामिनर की पॉसिबिलिटी बनेगी यहां से क्वेश्चन पुट अप करने की, तो एक क्वेश्चन पसंदीदा क्वेश्चन में से ये भी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर है। मेरे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे समझ लीजिएगा कि इस टॉपिक से अगर सबसे कोई पसंदीदा एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है तो वो ये वाला क्वेश्चन है। हालांकि अब देखिएगा कि पिछले जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस बार तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, बट फिर भी मुझे तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर आपका क्या होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जितने भी अभ्यर्थी सेशन के साथ में हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो है कल के दिन काफी बेहतरीन करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और जैसा मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है आपका क्या हो जाता है? मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर हो जाता है। विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो है काफी शानदार इस बार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने कंटिन्यू मेरे साथ में तैयारी की है, तो कतई एकदम चिंता वाली बात नहीं है। कल के दिन जो है काफी शानदार आप सभी का पेपर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि HDMI का विस्तारित रूप आपका क्या होता है। विद्यार्थियों, देखो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो HDMI होती है एक केबल का प्रकार होती है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि आखिरकार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और मैं मेरी ओर से विद्यार्थियों बताता जाऊंगा, आप खुद भी हैं ईमानदारी के साथ में ऐसा मत करना कि कॉपी पेस्ट करके आप जो है कमेंट दे दो। कॉपी पेस्ट से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपकी मेहनत है वही एग्जाम में काम आने वाली है। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी कभार एग्जामिनर क्या करेगा कि HDMI में HD का मतलब क्या है, तो विद्यार्थियों HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, ये यहाँ से आपको पता रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं अभ्यर्थी, आप सभी का संध्या कंप्यूटर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता है एक मोटिवेशनल कोट के साथ में कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये उड़ान एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो ये रंग जो है आपकी कल के दिन लाने वाली है। मेरे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस बार पूछे जाने की सबसे हाईली पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की भी बन जाती है। तो CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया आमतौर पर क्या कहलाती है? तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोग याद रखना, तब तक इसकी कमेंट करें, मैं थोड़ी सी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। तो CD का पूरा नाम आपका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसका पूरा नाम होता है। दोनों ऑप्टिकल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। और सेकेंडरी मेमोरी आपके एज अ नॉन वॉलेटाइल की तरह व्यवहार करती हैं, यानी कि एक स्थिर मेमोरी होती है जो डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करती है। अब इतनी सी बातें तो एक दिन में तो बता सकता हूं नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर तो लगभग आप सभी लोग ने दिया है, और मैं भी बता देता हूं कि बर्निंग यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जो विद्यार्थी लगभग रेगुलरली क्लासेस को देखा है, और काफ़ी विद्यार्थी ऐसे कमेंट भी दे रहे थे कि जो मैंने लास्ट जो सेशन लिए थे उनके अंदर के सर क्वेश्चन थोड़े बहुत क्या हैं कि रिपीट हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हमें +6 ईयर से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है कि आपके RECET एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वही क्वेश्चन आपके समक्ष हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि VGA कार्ड में कितने पिन होते हैं। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें, ऐसे जो लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन होते हैं
आपके एक ही बार में होने चाहिए। तो देखिए जल्दी से जल्दी कमेंट करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और वीजीए जस्ट आपकी एक केबल है जो आपके कंप्यूटर को सीपीयू के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिससे वीडियो जो भी होता है आपका यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, है ना। यानी कि जो आपको ग्राफिक्स वगैरह दिखते हैं इसी केबल की वजह से आपको देखने को मिलता है। और इस केबल में जो आपके कितने पिन होते हैं, 15 पिन होते हैं। तो ऑप्शन सी जो आप सभी को दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस निम्न में से सीडी या डीवीडी की एक प्रचलित जो है स्टोरेज कैपेसिटी की क्षमता है वो इनमें से कौन सी नहीं है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें विद्यार्थी। जो मैंने आपको बता दिया ना कि सीडी का पूरा नाम अगर पूछे तो कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का अगर पूरा नाम पूछे तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, ये ऑप्टिकल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। इतनी सी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन पूछा था CDR का पूछा था, यानी कि CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और अगर कभी आपको RW नाम देना तो RW का मीन्स होता है रीराइटेबल होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, रीराइटेबल होता है। इस बार एक क्वेश्चन आपको मेरी ओर से बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन शायद अगर एग्जामिनर की मर्जी पड़े तो आपसे पूछा जा सकता है कि WORM का पूरा नाम क्या है, तो राइट वंस रीड मैनी होता है। यानी कि जो साइड में बातें बता रहा हूँ विद्यार्थी, ये भी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम को एक ही बार में क्रैक इस बार किया जा सके। इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 13 GB यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। कभी कभार क्या करेगा आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देगा कि 1 GB इज इक्वल टू किसके होता है, तो 1024 KB के बराबर होता है। और आपसे अगर पूछे 1024 MB के बराबर होता है। और आपसे कभी अगर ऐसा पूछे कि 1 MB किसके बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर होता है। इनके बारे में पता रखना कि 1024 वाला सेट यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट होता है। बाकी यहाँ से 13 GB आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से वह कौन सी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करती है। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट दे, तब तक मैं आपको बताता हूं कि भाई जो आपकी हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी क्या होती है। तो विद्यार्थियों देखो कंप्यूटर के संदर्भ में आपको 2 कॉपी के नाम सुनने को मिले होंगे, या तो हार्ड कॉपी सुनने को मिला होगा या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी सुनने को मिला होगा। हार्ड कॉपी जिसको यूजर अपने हाथों से टच कर सकता है, जो यूजर के हाथों में होती है वो हार्ड कॉपी कहलाती है। जबकि सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि वो आपके कंप्यूटर में होती है, यूजर उनको टच नहीं कर सकता, वो आपकी क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, यानी कि पहले कंप्यूटर में कॉपी थी अब वो बाहर आ रही है, तो बाहर तो किसके संदर्भ में आती है, तो आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि शायद इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रिंटर ही होना चाहिए। तो जी हाँ अभ्यर्थी आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिंटर ही होगा। यानी प्रिंटर में क्या होता है कि कंप्यूटर का पेज प्रिंट होकर बाहर आ रहा है, इसका मतलब आपको कौन सी कॉपी मिल रही है, हार्ड कॉपी मिल रही होती है। तो ये इतने सी बातें आप सभी को पता होने चाहिए। फिर अगर आगे और क्वेश्चन पूछे कि प्रिंटर की स्पीड क्वालिटी किस में मापी जाती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, DPI में मापी जाती है। किसमें, DPI। और DPI का पूरा नाम पूछेगा डॉट्स पर इंच, है ना, डॉट्स पर इंच, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। विद्यार्थियों सेशन अगर पसंद आ रहा है तो एक बार धमाकेदार एक बार शेयर बना दीजिए, ताकि आपकी जो है RCT एग्जाम में कल के दिन बैठने वाला हर एक अभ्यर्थी के पास में एक क्लास हो और वो अपने आप को एग्जाम हॉल में सिक्योर महसूस कर सके। यानी कि आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम हॉल में, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं और आपको 14 क्वेश्चन उसमें से सही लगाने होते हैं। तो मेरे विद्यार्थी जो पास होने के उद्देश्य से बैठा है ना इस क्लास में, आपके तो इस बार बल्ले बल्ले होने वाले हैं। लेकिन जो ऐसे ही जिनको 90 से क्रॉस करना है वो ईमानदारी के साथ में इस सेशन तो एंड तक बने रहना, ताकि आपकी निश्चित ही गारंटी के साथ बोलता हूं कि एग्जाम हॉल में काफी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका ये भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा दीजिए क्योंकि इस बार पूछे जाने की हाईली पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की भी कहीं ना कहीं बन जाती है। तो विंडोज 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती
जाती हैं। बार बार बोला हुआ क्वेश्चन है, आप सभी अभ्यर्थियों को अब तो कम से कम मुंह पे याद हो चुका होगा, तो जल्दी से कमेंट कर दे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको फॉर्डर लॉक बताना है। क्या बताना है विद्यार्थियों? फॉर्डर लॉक यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए विंडोज डिफेंडर क्या होता है, तो विद्यार्थियों एक बात ध्यान दे कि जो विंडोज डिफेंडर है ये आपका रियल टाइम एंटीवायरस होता है, जो डिफॉल्ट रूप से विंडोज 10 में मौजूद होता है। आपको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोर्टाना की अगर बात करें तो वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट का उदाहरण होता है, जिसका उपयोग सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है। तो इतनी सी बातें अगर आपको क्लियर होगी तो एग्जाम हॉल में काफी बेहतरीन माहौल इस बार होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, मोस्टली क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू के अंदर करवाए थे। मेरा मोटो एक ही है कि आप सभी को मैंने लगभग सारे क्वेश्चन बनने लायक थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। बस ये एक प्रकार से रिवीजन वाली क्लास है। यहाँ पे आपके सामने क्या है कि कोई नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वही क्वेश्चन आपके सामने है जो सीधा परीक्षा में पेपर पे वार इस बार करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा दीजिए, डबल स्टार लगा दीजिए, क्योंकि हाईली से भी हाईली पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की इस बार बनेगी, है ना। आप खुद बोलोगे कि जो मैंने स्टार मार्क कर दिए है ना, इनके पहले आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, इनमें से ही क्वेश्चन आपको टपकने वाले हैं। तो यानी आपसे क्या बोला है कि ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को पता रखना है कि आउटलुक अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि इतना आपसे डीप में कोई नहीं बोलेगा, है ना। आउटलुक अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, POP3 होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज होता है, और एक होता है आपका IMAP, है ना। तो कभी अगर ऐसा बोले ना कि निम्न में से आउटलुक अकाउंट का प्रकार है, तो उपरोक्त सभी अगर ऑप्शन में आए और ये तीनों अगर ऑप्शन में आए तो लगा दो, है ना, उसको लगा दो उपरोक्त सभी को। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ा सा हलचल करेगा और आपके सामने ये 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको, या तो POP3 का पूछेगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज का पूछेगा। आप तब इस क्वेश्चन को कमेंट करें, है ना। या तो POP3 का पूछेगा या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज का पूछेगा। अगर आपको निजी ईमेल के बारे में क्या बोला है, ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। अगर व्यापार सेटिंग की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज। किसकी बात करें विद्यार्थियों, अगर व्यापार सेटिंग की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज। और अगर निजी ईमेल, है ना, ईमेल डाउनलोड, क्या बोलेगा आपको, निजी ईमेल डाउनलोड। अगर ईमेल डाउनलोडिंग की बात करें तो फिर आपको किसके साथ में जाना है, POP3 के साथ में जाना होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों ने लगभग इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर दिया है। और अगला ही क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है इस बार। मेरी तो इच्छा यही है कि इस टॉपिक से अगर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन है जो इस बार आपसे पूछा जाए। अगर निजी ईमेल की बात करें तो POP3 आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये HTTP क्या होता है, तो विद्यार्थियों HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कभी अगर इनके साथ में एस देना तो उसका मतलब होता है सिक्योर। ये दोनों क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में काफी जो है चर्चा में क्वेश्चन बने रहते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल या फोल्डर के पीछे जो सिपें दृश्यमान है उनको बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट के दे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि RSAT का अब तक का सबसे बेहतरीन पेपर है जो 22 मई के दिन बना था, और उसमें भी जो है स्टूडेंट ने 90 से क्रॉस किया था। तो मुझे 101% गारंटी है कि वैसा पेपर तो आपसे नहीं पूछेगा इस बार, है ना। उसके मुकाबले ईजी ही पेपर आने वाला है। तो भाई जिसको एग्जाम का फोबिया है ना कि पता नहीं क्या होगा कल के दिन एग्जाम में, पेपर कैसा आएगा, हम पास भी हो पाएंगे या ना हो पाएंगे, तो एक बार के लिए इस सेशन को अच्छे से देख लेना। हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे सर हैं, मैम हैं, जो भी आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं उन सभी को आपको देखना है, और उसके बाद में एक पॉजिटिव थिंकिंग या एक एनर्जी के साथ में एग्जाम में बैठना है। इस बार एक ही बार में आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्यू यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी हो जाता है। देखिए ईमेल से एग्जामिनर की जितने भी अप्रोच हो सकती है ना, उन सारी अप्रोच तक ले जाने की जिम्मेदारी आपके इस यूट्यूब एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है। तो ईमेल के संदर्भ में आपको बीसीसी का पूरा नाम पूछा है, आप जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको ईमेल के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि ईमेल का विद्यार्थी जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ईमेल के संदर्भ में एक तो बीसीसी होता है और एक सीसी होता है। इनका इस्तेमाल जो है एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, यानी एक ही ईमेल को एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना होता है। तो या तो सीसी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बीसीसी का इस्तेमाल किया जाता है। बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जबकि सीसी का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है। ट्रेस आपका फोल्डर होता है, ड्राफ्ट आपका फोल्डर होता है, स्पैम आपका फोल्डर होता है। ट्रेस फोल्डर में आपके डिलीट मेल स्टोर रहते हैं, ड्राफ्ट में आधे अधूरे रहते हैं, स्पैम में अनचाहे मेल रहते हैं। इसके अलावा कभी अगर बोले ना कि निम्न में से ईमेल में कौन सा एक फोल्डर नहीं होता, तो विद्यार्थी कंपोज ऑप्शन में देगा और कंपोज जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी फोल्डर नहीं होता है, जहां से केवल और केवल ईमेल को क्रिएट किया जाता है। बाकी ईमेल से संदर्भ में एक जानकारी आपको और बता दूं कि ईमेल आईडी लिखते समय सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, @ का सिंबल होना चाहिए, कुछ संख्याएं भी आपकी हो सकती हैं और एक आपका डोमेन कोड भी होना चाहिए, जैसे .com वगैरह जो भी आप लगाते हो उस टाइप से, यानी ये एक वैलिड ईमेल का एग्जांपल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग का विकल्प उपयोग करके इंस्टॉल किया जा सकता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस एंड प्रिंटर, फिर ऐड प्रिंटर करके और फिर आगे बोला है सेटिंग में जाके, फिर डिवाइस करके, फिर प्रिंटर एंड स्कैनर करके, फिर ऐड प्रिंटर और स्कैनर। तो विद्यार्थी दोनों विकल्प यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ए व बी दोनों यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के सेक्शन क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के क्या क्या विकल्प होते हैं? तो विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता रखना है कि अगर आप विंडोज 10 में प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप इनमें से किस किस की हेल्प लेके आप कर सकते हैं। तो विंडोज स्टोर से भी हो सकता है, यानी इंटरनेट से सीधा भी हो सकता है, सीडी डीवीडी से भी हो सकता है, अगर यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह ऑप्शन में देता तो उनसे भी हो सकता है। तो यानी उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी कभार एग्जामिनर आपके साथ में थोड़ा सा खेल खेलेगा और आपको बोलेगा कि कौन सा विकल्प नहीं है, तो आपको पता रखना है वर्ड की फाइलों से नहीं किया जा सकता, यानी कि जो MS वर्ड की आपकी फाइलें होती है ना, उनसे आप किसी प्रकार का जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते। बाकी आपकी सारी चीज़ें यहाँ से सही फिट एकदम बैठ रही है। अगला क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपकी कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय वापस लाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका ये भी हो जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पे है कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं है, राणा के वंशज हम भी, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो कल पेपर को उसकी औकात दिखाने वाले हैं संध्या कंप्यूटर के साथ। इस बार जो है RCET एग्जाम में 90 से पार करने वाले हैं। तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट दे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपके क्या हो जाता है? सिस्टम रीस्टोर यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए लगभग आप सभी दे रहे हैं, बिल्कुल ही आप सही आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है कि विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क लगा दीजिए, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही मैंने बोला है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट दे, है ना, थोड़े समय की मर्यादा है, तो आप सभी को
मैं एकदम विस्तृत में समझा नहीं पाऊंगा, बट जितनी भी बातें आप सभी के सामने हैं एग्जाम पे सीधा इस बार वार करने वाली है। तांडव तो इस बार होके ही रहेगा, यानी इससे पहले वाली भी क्लासेस हैं आप सभी ने देखी हैं, तो बिल्कुल कतई चिंता वाली इस बार बात है नहीं कि आपको जो है विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। कि मेरे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बोला कि वर्ड की फाइलों का उपयोग करके नहीं हो सकता, बाकी इंटरनेट से सीधे हो सकता है, विंडोज स्टोर से हो सकता है, या सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव से भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि यूजर अकाउंट कितने प्रकार के, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेगा एग्जामिनर, थोड़ी सी हलचल करेगा, वो आपसे बोलेगा कि निम्न में से विंडोज 10 में कौन सा यूजर अकाउंट नहीं होता है ना। आपको क्या बोलेगा कि नहीं होता है, नहीं होता है। मैं क्या करेगा कि आपने तो पढ़ा है कि सर 2 अकाउंट होता है, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ है ना। आप सभी लोगों ने लगभग कमेंट भी दिए हैं कि स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटेड अकाउंट, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ऐसा बोला कि नहीं होता तो उस केसेस में आपको एक वो ऑप्शन देगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोलेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं फिर वहां पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों तो होते हैं। अब आपको और बता दूं कि जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है ये सामान्य अकाउंट होता है, यानी जब भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखे कि निम्न में से एक सामान्य अकाउंट है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लिया जाता है तो आपका स्टैंडर्ड हो जाता है। लेकिन आपसे बोलेगा कि विशेष अकाउंट जो विंडोज 10 की हर एक सेटिंग तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस केसेस में आप क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटेड अकाउंट करेंगे। यानी ये दोनों अकाउंट होता है, काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है और एग्जाम हॉल में तो होना ही है विद्यार्थियों, एग्जाम हॉल में तो कंफ्यूजन होना ही है। बिना कंफ्यूजन के तो अभी तक आज तक इतिहास का एक ऐसा भी एग्जाम नहीं है जो विद्यार्थियों के बिना कंफ्यूजन के गया हुआ है ना। यानी क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन में भी आते आते क्वेश्चन भी 1-2 तो लगेंगे गलत है ना, तो उन्हीं पे थोड़ा आपको वर्क करना है, ताकि इस बार जो है आउट ऑफ 100 में से 100 भी जो है बनने जरूर चाहिए जो विद्यार्थी रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो है 90 से क्रॉस तो लगभग जाना ही है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न विकल्पों में से आप किसी प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं। अनइंस्टॉल्ड का मतलब होता है कि प्रोग्राम आपके विंडोज 10 में पहले से मौजूद है, अब आप क्या कर रहे हो कि उसको हटाना चाह रहे हो, तो यही प्रोसेस आपकी अनइंस्टॉल्ड कहलाती है। और अनइंस्टॉल्ड आप किस किस के माध्यम से कर सकते हैं? सेटिंग में जाके, एप्स एंड सर्विस में करके, फिर कंट्रोल पैनल, आप दूसरा विकल्प ये भी होता है कि कंट्रोल पैनल, फिर प्रोग्राम में गए, फिर प्रोग्राम एंड फीचर है ना। तो ये दोनों आपके यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद में भी सर की मैराथन क्लास आएगी जो काफ़ी एक प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी के साथ में होगी, तो उस क्लासेस को भी आपको अवश्य देखना है। यानी आज का शेड्यूल आपका पूरा एकदम बिजी होने वाला है। एक शाम संध्या कंप्यूटर के नाम, यानी कि आप सभी के एग्जाम पे वार करने के लिए एक ही क्लास काफ़ी होगी। इनके बाद में जितनी भी आने वाली, फिर मॉर्निंग में जो है आपको एग्जाम हॉल तक पहुंचाने के लिए आरसीटी एक्सप्रेस के रूप में क्लासेस आएगी। मात्र 7 से 8 मिनट में 35 प्रश्नों का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो यदि अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपकी यूजर नेम या पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए इसमें से आपको कौन सा विकल्प उचित लग रहा है। यानी कि ऐसे तो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो आपके थोड़े बहुत माइंडसेट पे भी काम करते हैं। यानी कि मान के चलो कि आपके सामने कोई ईमेल आया और आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए बोल रहा है, लाइक एज आपकी यूजर नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, डीओबी हो सकती है, वगैरह वगैरह जो भी आपके सामने डिमांड की जाती है, तो आप उस केसेस में क्या करोगे? या उनको सिंपली दे दोगे या फिर उसको स्पैम करोगे, क्या करोगे? तो मेरे ख्याल से तो करेक्ट विकल्प यही बैठ रहा है ना कि उसे आप ईमेल प्रदाता यानी कि जो भी आपके सामने जीमेल होगा, याहू मेल होगा, जो कुछ भी आपके सामने होगा के माध्यम से फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे। फिशिंग यानी कि ये भी कई बार पूछा जाता है कि एक ऐसे आपकी ईमेल पे लिंक भेजी जाती है जिसमें नाम, डीओबी वगैरह आपसे मांगी जाती है। तो ये फिशिंग आपका क्या है? एक साइबर थ्रेट होता है जिससे आपकी निजी जानकारी दर्ज करके आपके सिस्टम पे साइबर अटैक किया जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल फिट एकदम बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से जो है आपको कौन सा एक असली सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकता? तो विद्यार्थियों हैकर्स तो कभी नहीं करेगा, है ना। हैकर्स तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई ईमानदार हैकर थोड़ी ना हो सकता है कि आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करे, है ना। वो तो उल्टा आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके सिस्टम पे अटैक करते हैं। तो बिल्कुल सत्य कथन तो यही बैठ रहा है, ऑप्शन ए, जैसा कि आप सभी लोग दे रहे हैं। अगर जब चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू लिए थे तब भी 1-2 विद्यार्थी की कमेंट थी कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया।
तो देखो ना कि आपको क्या बोल रहे हैं कि असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है, तो हैकर्स ही आपके यहाँ से एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी वाले तो फिर भी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी लगा दो इसको स्टार कि लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं। और इस बार जो है RCT एग्जाम में 90 से पार कर देना, क्योंकि RCT की कहानी तो इसे ही कहते हैं। मेरी नज़रों में तो मेरा मोटो एक ही है कि जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ता है कम से कम RCT जैसे एग्जाम में 90 से पार लेके अवश्य आए। बाकी आपको भी थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना होगा, बातों से तो नहीं बनते हैं, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि एक मजबूत पासवर्ड कौन सा होने, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल बताता हूं। यानी मजबूत पासवर्ड में हमेशा क्या होना चाहिए, 8 तो आपके अंक होने चाहिए, एक आध लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद में आपके स्मॉल लेटर हो सकते हैं, फिर आप अगर अपनी सिंबल भी लगा सकते हो, यानी सिंबल से क्या होती है थोड़ी सिक्योरिटी आपको ज़्यादा मिलती है। फिर हो सकता है 4 5 6 रखो, 1 2 3 रखो, 7 8 9 रखो, या आपके मोबाइल नंबर हो सकते हैं वगैरह वगैरह, जो आपकी इच्छा बने, है ना। तो यानी कि क्या है कि नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो, अक्षर हो, संख्या और वर्षों का संयोजन भी हो, एक आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्वेश्चन को तो भाई डबल स्टार लगा दीजिएगा इस बार, है ना। इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा दो, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपको इस बार पूछा जा सकता है। मेरे विद्यार्थी देखिएगा, मैं आपको लगभग 70 तकरीबन क्वेश्चन बताने वाला हूँ। संभवतः मेरी कोशिश ये है कि अगर पेपर पाले में पड़ गया तो इन 70 में से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बाकी एक आध तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो भारतीय IT अधिनियम 2000 किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं, काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर का, है ना। तो यहाँ से जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप सभी कमेंट दे रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा ISO मानक होता है, अगर ये नहीं पूछा ना तो फिर ये ISO मानक पूछेगा, बट पूछना तो है। एक क्वेश्चन IT से आना तो इस बार जरूर है। या फिर पूछेगा कौन सा एक्ट है, तो IT एक्ट 2000 है। इन तीनों में से एक आध क्वेश्चन तो इस बार बनेगा, जरूर बनेगा। नहीं तो अगर फिर भी एग्जामिनर ने हलचल कर दी ना तो हम थोड़ी ना कम है, एग्जामिनर की जो भी चाल होगी उसको सबसे पहले यहाँ पे ही आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो 65 यानी कि कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़, 66 हैकिंग एंड क्रैकिंग, 67 आपका है जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना, और 43 है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़ करना, 406 है आपका विश्वासघात का अपराध, और 420 है आपकी, यानी ये सारी धाराएं हैं जो IT एक्ट में निहित हैं। यानी 420 जो है आपकी बोगस धोखाधड़ी होती हैं। तो इतनी सी बातें अगर क्लियर हैं तो IT से 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के इस बार होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इनमें से मेलिंग शिष्टाचार के रूप में किसको जाना जाएगा। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संक्षिप्त और उचित विषय, है ना। संक्षिप्त और उचित जो विषय है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी आप सभी को दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून कौन सा है। तो थोड़े टाइम पहले ही तो मैंने बता दिया, जल्दी से कमेंट करो कि इनमें से IT एक्ट कौन सा है। तो विद्यार्थियों आप बोलेंगे सर मात्र 5 से 6 सेकंड पहले ही आपने बोला है कि IT एक्ट 2000। तो विद्यार्थी बिल्कुल जी हाँ आप सही बात कर रहे हैं, IT एक्ट 2000 यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ISO जो है साइबर सुरक्षा मानदंड कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड कौन सा है किसके अंदर IT एक्ट के लिए। तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप सभी की कमेंट का मुझे इंतजार है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ISO 27001 यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। कि जो है यहाँ से आपका जो साइबर IT एक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो इन्हीं क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो इतनी सी बातें अगर क्लियर
क्लियर है। तो बिल्कुल ही एग्जाम में आप एक प्रकार से सेफ जोन में रहेंगे, वहाँ पे सहज महसूस करने वाले हैं, कंफर्ट जोन में आप खेल रहे हैं, यानी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में तैयारी कर रहे हैं जो एग्जाम पैटर्न वाइज आपको तैयारी करवाता है और वही क्वेश्चन आपके सामने है जो एग्जामिनर के सबसे पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन कि हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है। तो विद्यार्थियों आपसे बोला है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना कौन क्या कहलाएगा। तो विद्यार्थियों मेलवर्टाइजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेलवर्टाइजिंग कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या करता है विद्यार्थियों? तो आपको याद रखना है कि आपके सिस्टम को ओवरलोड करता है, यानी टारगेट जो उसका कंप्यूटर होता है, टारगेट सिस्टम होता है, उसको बहुत सारे सिस्टम के द्वारा कनेक्ट करके उससे टारगेट कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जाता है। वेब हमले में आपके वेबसाइट पे हमले किए जाते हैं, पासवर्ड हमले में पासवर्ड पे अटैक किया जाता है ये। और आपको एक बात और बता दो, डीएनएस पोइजनिंग में क्या होता है कि कोई वांछित वेबसाइट की जगह आपको किसी अन्य वेबसाइट पे ही प्रेषित कर दिया जाता है। तो इतनी सी बातें कम से कम आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपसे चाही गई वेबसाइट की जगह, ये तो मैंने थोड़े टाइम पहले अभी बता दिया, बता दो जल्दी है ना इसको, तो अन्य वेबसाइट पे ले जाया जाता है। तो भी जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। अब तो इसमें सोचने वाली बिल्कुल बात नहीं होगी क्योंकि मात्र 2-3 सेकेंड पहले ही मैंने बोला है। तो डीएनएस पोइजनिंग आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। सिर्फ फिशिंग क्या होता है? तो विद्यार्थी फिशिंग जो है आपका आपसे ईमेल पे एक लिंक भेजी जाती है जिसके माध्यम से आपको नीचे जानकारी दर्ज करने के लिए बोलता है। लाइक एज आपके नेम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, डीओबी है, ये वगैरह जो भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी है उनको दर्ज करने के लिए बोलता है। फिर आपके सिस्टम पे अटैक किया जाता है। सेशन हाईजैक भी क्या है? एक प्रकार का जो है साइबर अटैक है। तो यहाँ से आपका डीएनएस पोइजनिंग बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी ये क्या करता है कि आपके विशिष्ट जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है, उसको एक अलग आईपी एड्रेस में बदल के किसी अन्य वेबसाइट पे ही आपको ले जाने का काम करता है। आईपी एड्रेस हमेशा संख्याओं में होता है। इतनी सी बातें आपको सभी लोग जो है क्लियर रखना। भाई जितने भी स्टूडेंट हैं रेगुलर जुड़ रहे हैं, आप सभी जो सेशन से लेट जुड़े हैं ना, जो अभी जुड़ रहे हैं, आप सभी का भी संध्या कंप्यूटर तहे दिल से स्वागत करता है। आप जुड़े हैं आरईसीएटी के नंबर 1 और विश्वसित चैनल के साथ में जो एग्जाम पैटर्न वाइज आपको तैयारी करवाता है और हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पर खरा उतरता है और इस बार भी उतरने की पूरी जिम्मेदारी आपकी इस संध्या टीम की रहने वाली है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है। मेरे विद्यार्थियों जो मेलवेयर है ना, मेलवेयर आपको किसको बोलना है? ये एक प्रकार का साइबर थ्रेट है। मेलवेयर क्या करता है कि या तो आपके सिस्टम से डेटा को डायरेक्टली डैमेज कर देगा या फिर क्या करेगा कि आपके सिस्टम से डेटा को चुरा लेगा। यानी कि ये कुल मिला के आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का ही काम करता है। तो यहाँ से जो आपको सी ऑप्शन दिख रहा है ना कि कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना, तो रिकवर तो भैया अगर कर देना तो अपन सारे के सारे मेलवेयर ही अंदर भर दे कंप्यूटर में, है ना, कि भाई पुरानी जितनी भी फाइलें हैं अगर कई कारणवश डिलीट हो जाए और रिकवर करना हो तो फिर तो आसान बात है कि मेलवेयर कर दे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, क्योंकि मेलवेयर तो उल्टा जो है फाइल को डैमेज करता है, आपके कंप्यूटर डेटा को डैमेज करता है या फिर आपकी जानकारी को वहां से चुरा लेता है। तो ये वाला जो है असत्य कथन यहाँ से हो जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प, जैसा कि आप सभी लोगों ने दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा कि आपसे क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचना का आदान प्रदान करता है। तो विद्यार्थियों ये जो है ना, ये तीनों आपके मेलवेयर के प्रकार हैं, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, स्पाईवेयर, है ना। देखो ट्रोजन हॉर्स, वायरस, स्पाईवेयर ये तीनों मेलवेयर है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी को ही मत लगाना, नहीं तो आपके डब्बे इस बार गोल हो जाएंगे, है ना। यहाँ से अगर उपरोक्त सभी आपने दिया तो फिर वहाँ पे गलत माना जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? स्पाईवेयर,
यहाँ से बिल्कुल ही एकदम फिट क्वेश्चन बैठने वाला है। देखो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है कि आपके सिस्टम में चुपके से बैठा रहेगा, खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरों को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा और फिर वो दूसरे आपके सिस्टम पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, यानी अवांछनीय फाइलों को आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देगा। कौन करेगा, ट्रोजन हॉर्स। वायरस क्या करता है, रेप्लिकेट बनाता है, यानी बहुत सारी प्रतिलिपि बनाने का काम करता है जिससे आपके सिस्टम को जो है हैक किया जा सके या आपके सिस्टम को डैमेज किया जा सके। स्पाईवेयर क्या करता है कि आप क्या कर रहे हो, एक प्रकार से ये है ना जो है जासूसी करता है आपके सिस्टम की कि आप अपने सिस्टम पे क्या क्या कर रहे हो, फिर आपकी जो भी व्यक्तिगत जो जानकारी है उसको चुरा लेता है और हैकर्स तक या साइबर थ्रेट जो पहुंचाने वाले हैं वहां तक इसको पहुंचा देता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, जासूसी करने वाला तो कौन सा है, स्पाईवेयर। यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि किसी प्रकार के साइबर अटैक में आपसे निजी जानकारी मांगी जाती है, लाइक एज आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन इत्यादि। तो भाई बार बार बताने की आवश्यकता होगी नहीं, आप जल्दी से कमेंट कर दो। तब तक मैं आपको पासवर्ड अटैक के बारे में बताता हूँ कि जो पासवर्ड अटैक होता है इसमें विद्यार्थी आपके पासवर्ड पे विभिन्न तरीकों की कोशिश करके आपके सिस्टम के पासवर्ड को तोड़ा जाता है। मेलवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपके सिस्टम को हानि पहुंचाई जाती है, यानी आपके सिस्टम पे साइबर थ्रेट किया जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज आपके सिस्टम को ओवरलोड करने का काम करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फिशिंग यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आगे समझाया, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। आगे आपको बोला है कि MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो को देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिए, सिंगल स्टार ही बोलूंगा क्योंकि या तो फिर ये पूछेगा या फिर वर्तमान स्लाइड का अगर पूछे तो शिफ्ट के साथ में F5 होता है। देखो अगर सिंपली स्लाइड शो को शुरू करना हो तो F5 है ना, स्लाइड शो को अगर शुरू करना हो तो F5, लेकिन अगर करंट स्लाइड से यानी जिस स्लाइड में आप काम कर रहे हो वहां से शुरू करना हो तो फिर शिफ्ट के साथ में F5 आपका होता है। सर ये F1 का क्या यूजेस है, तो F1 जो है आपका हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होता है, F11 आपकी एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करवाने के लिए होता है, F3 आपका फाइंड के लिए होता है, F2 रीनेम के लिए होता है, F7 स्पेलिंग एरर, F12 सेव एज के लिए होता है। इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। MS जो पावर पॉइंट है इसमें बनने वाली जो है फाइल आपकी बनने वाला जो प्रत्येक पेज इसका स्लाइड कहलाता है, बनने वाली फाइल प्रेजेंटेशन कहलाती है और फाइल का जो है डिफॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। क्या होता है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है, एक्सटेंशन उसका .ppt x होता है। तो इतनी सी बातें अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन बिल्कुल इस बार फंसने वाला है, कतई चिंता वाली बात है नहीं, आप सबसे सेफ जोन के साथ में तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट किया जा सकता है किस शॉर्टकट की के माध्यम से। तो विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब होता है कि आपके सामने मान के चलो कि ये आपका MS पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हैं, ये एक स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, तो यानी ऊपर वाली मान के चलो ये आपने स्लाइड बना दी है, अब इसी के जैसे आपको एक और स्लाइड इंसर्ट करवानी है तो उस यानी कि उसमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं होगा, तो उसको विद्यार्थी मैं क्या बोलूंगा, डुप्लीकेट स्लाइड बोलूंगा। तो डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए मुझे इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कंट्रोल के साथ में D की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि अगर यूं पूछा होता ना कि नई स्लाइड को जोड़ने के लिए, तब विद्यार्थी आप किसके साथ में जाते, Ctrl+M के साथ में जाते। आपसे बोलता कि नई पावर पॉइंट फाइल को बनाने के लिए तो विद्यार्थियों Ctrl+N होता है, यानी बिल्कुल यहाँ पे इस बार खेला होने वाला है। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम हॉल में आपके जो है कंफ्यूजन पैदा करने वाले हैं। दुआ करो कि अगर ये क्वेश्चन आए तो राइट हो जाए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में रहे तो वहाँ पे बिल्कुल इस बार जो है हालत खराब होने वाली है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो Ctrl+D आपका क्या है, डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए, Ctrl+M नई स्लाइड को ऐड करने के लिए, और नई पावर पॉइंट की फाइल बनाने के लिए न्यू क्रिएट करने के लिए Ctrl+N होता है। इतनी सी बातें क्लियर है तो बिल्कुल क्वेश्चन इस बार फंस जाएगा, है ना। Ctrl+K आपका हाइपरलिंक होता है और Ctrl+F जो है आपका फाइंड के लिए होता है। इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो विद्यार्थी सेशन के साथ में लेट जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत। आप हैं RCET के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में। अगर सेशन पसंद आए
है और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें जो हमारे लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम करे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए और आपकी जो है ये पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन की निम्न में से किस कुंजी द्वारा पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है? विद्यार्थियों बता दो जल्दी, है ना, जल्दी से जल्दी आप बता दो, तब तक मैं आपको दूसरी जानकारी दे देता हूँ। Ctrl+O आपकी फाइल को ओपन करने के लिए होगा, Ctrl+P फाइल को प्रिंट करने के लिए होगा, Ctrl+N नई फाइल क्रिएट करने के लिए होगा। तो बचता फिर कौन सा है? Ctrl+M, यानी कि यहाँ से आप क्या करोगे विद्यार्थियों, नई स्लाइड को इंसर्ट किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। इस क्वेश्चन को भाई स्टार लगाओ, इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से आप स्टार लगाओ क्योंकि पूछे जाने की संभावना तो इस क्वेश्चन की भी हाईली इस बार बनेगी। तो देखिएगा आपसे क्या बोला है कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी बोलिएगा क्या कहलाएगा। तो मैं मेरी ओर से बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर स्लाइड ट्रांजिशन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। विद्यार्थियों को समय की थोड़ी मर्यादा रहेगी क्योंकि इसके बाद में भी आपकी महामैराथन क्लास आपकी आने वाली है जो सर आपके लिए लेके आएंगे, तो उस क्लासेस को भी हमें चलाना है। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, सेशन को थोड़ा फास्टली करना होगा, लेकिन आप लोग ये करें कि जितने भी हैं अपने क्वेश्चन को भी मिलान जरूर करें। हो सकता है कि सभी की कमेंट का प्रत्यक्ष रूप से जवाब ना दे सके, बट अब एग्जाम का लास्ट टाइम है, यानी काउंटडाउन स्टार्ट है। अब जितनी आपके सामने क्वेश्चन को फेस करेंगे उतने ही आपके एग्जाम हॉल में इस बार अच्छा साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन की किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स इत्यादि जो है चार्ट वगैरह इसको इंसर्ट कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों जब भी इंसर्ट करने की बात आए तो भाई लगा दो आग पानी में, है ना। इस बार जो है आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्टार लगाओ यार, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सर ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी निगाह बना के रखना है और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एक ही बार में होने चाहिए। या प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पे एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? विद्यार्थियों यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातें समझा रहा हूँ कि मान के चलो ये 3 स्लाइड है। अब इन स्लाइडों पे मैंने क्या किया, फर्स्ट पे मैंने एनिमेशन दिया, यहाँ पे एनिमेशन, यहाँ पे एनिमेशन। अब मुझे क्या करना है कि तीनों पे एक ही जैसा प्रभाव डालना है, तीनों पे एक ही जैसा स्लाइड शो करना है। तो मैं क्या करूंगा कि प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट करूंगा, जिससे क्या होगा कि तीनों स्लाइड पे एक जैसा ही प्रेजेंटेशन मुझे देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पे क्या घटित होता है? विद्यार्थियों आपसे बोला है कि जो पहले से ही आपकी इमेज इंसर्ट है उसको एडिट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो विद्यार्थियों आप सभी लोग याद रखना, आप सभी लोग याद रखना कि भाई जो है आपकी स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट है ना वो चेंज नहीं होती है ना। आपने जो फाइल पहले से इंसर्ट की है वो आपकी चेंज नहीं होती है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प बैठ जाता है। आगे बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर थोड़ा सा फास्टली करूंगा क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन है विद्यार्थियों, है ना, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास समय की थोड़ी मर्यादा है, इसलिए थोड़ा सा सेशन को फास्ट करना होगा। बस आपका साथ चाहिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करें ताकि मेरा मोटिव तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको फेस करवाए जाए। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर की नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। तो विद्यार्थियों आप खाली प्रेजेंटेशन, मौजूदा प्रेजेंटेशन, डिजाइन प्रेजेंटेशन सभी से हो सकता है। उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। तो कतई चिंता वाली बात नहीं है कि जब भी उपरोक्त सभी ऑप्शन में दिखे ना तो 100 में से 70% के केसेस में लगभग मामला फिट बैठेगा। 30% के केसेस में अगर किस्मत खराब हुई ना तो ही अलग उत्तर निकलता है। बाकी तो आप मान के चलो कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उपरोक्त सभी ऑप्शन में है तो लगभग चांस उसके ही बनेंगे। जैसे
70-30 का रेशियो रहता है, तो उपरोक्त सभी के साथ में ही लगभग जाना होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और कि मोशन पाथ क्या है। विद्यार्थियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोगों को पता रखना है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो देखिए मोशन पाथ जो है वो क्या होता है कि मान के चलो ये आपकी स्लाइड है, इसमें मैंने ये बहुत सारी आइटम डाल दी हैं, तो इस आइटम को जो मूव कराने की मेथड होगा ना, यानी मूव कराने की जो विधि होगी वही विद्यार्थियों आपकी क्या कहलाएगी, मोशन पाथ कहलाएगी। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में इस बार आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थी देखिएगा फाइल न्यू क्लिक करके हो सकता, आप सभी लोग कमेंट करना है, ऐसे नहीं कि केवल सुनते जाओ, कमेंट करोगे तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। आउटपुट का मतलब कि आपकी तैयारी इस बार कैसी है। जो सुनने से तैयारी कर रहा है इस सेशन को 2 बार देखना, इस बार जो है पेपर में गर्दे उड़ने वाले हैं। Ctrl+N प्रेस करने से भी हो सकता है, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित न्यू बटन को क्लिक करके भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो फाइल प्लस ओपन ये वाला मामला यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जो फाइल प्लस आप जब ओपन करोगे, फाइल को क्लिक करने के बाद में जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपके सामने खुलेगी, कोई नई नहीं बनेगी, है ना। तो ये आप बात माइंड में फिट कर देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे दिख रहा है, जो सेशन से लेट जुड़ रहा है आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार। आप हैं RCT के नंबर 1 और बेहतरीन चैनल के साथ में आपका एजुकेटर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है इस मोटिवेशनल कोट के साथ में कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा जहान बाकी है। यानी कल के दिन पेपर में तांडव होगा और पेपर को उसकी औकात दिखाने वाले हैं। बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की ओर की प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है। विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, हो सकता है कि स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, बट समय की जो मर्यादा को देखते हुए थोड़ी सी जहां समझाने लायक बातें होगी वह समझाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो देखो स्लाइड शो को स्टार्ट, एक तो आप सिंपली F5 को प्रेस करके कर सकते हो, और अगर F5 प्रेस करने में आपको जोर आता है तो आप क्या कर सकते हो कि स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो को ऑप्शन को चूज करके भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों विकल्प यहाँ से बिल्कुल ही फिट बैठ रहे हैं, तो कोई चिंता वाली बात यहाँ से है नहीं। लगभग आप सभी विद्यार्थियों ने दिया है ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिंगल स्टार दूंगा, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे इस बार पूछा जा सकता है कि एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और मैंने क्या बोला, 70-30 का रेशियो बनाओ, 70-30 का रेशियो उपरोक्त सभी दिखे तो लगा दो, फिर है ना, उपरोक्त सभी लगा दो। यानी कि .jpg भी होता है, GIF भी होता है और WAV भी होता है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प, लगभग सभी कमेंट में दिख रहे हैं डी, तो आप सभी का सही है ना। आगे बात करते हैं कि वर्कशीट में भाई एक्सेल आ चुका है ना, सबके पसीने छुड़ाने वाला टॉपिक MS एक्सेल है ना। वर्कशीट में एक स्थान से, अब बहुत सारे कमेंट करेंगे सर समझ में नहीं आए ये, है ना, 11, 12, 13 वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल, तो भैया 1-2 दिन में समझ में नहीं आते, प्रैक्टिकल करना होता है। इसीलिए अब केवल वही बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो वही बातें आप सभी को समझनी है। यानी अब टू द पॉइंट बातें हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि 2-3 दिन में एक्सेल पावर पॉइंट और वर्ड जैसी चीज़ों को मैं समझा सकूँ, है ना। तो वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें, और इस क्वेश्चन को भी पूछे जाने की कहीं ना कहीं तो पॉसिबिलिटी जाहिर होती है। स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग को कॉपी कर यानी कि आप उसको अप्लाइड कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने जो फॉर्मेटिंग कॉपी कर दी है उसको सिलेक्ट करके उसको हटाने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। यानी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए तो विद्यार्थियों याद रखना क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट होता है। यानी जैसे एग्जामिन की अप्रोच होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा। आधे क्वेश्चन तो क्या होंगे कि आपके जो एलिमिनेशन ऑप्शन से भी होने वाले हैं। देखो परीक्षा में जो है क्वेश्चन पेपर करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो वो होंगे जो आपको सीधे क्वेश्चन आएंगे,
और एक क्वेश्चन वो होंगे जिसने तैयारी की है उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो तुक्का मेथड ही चलता है ना। अगर तैयारी नहीं है तो फिर तुक्का मेथड ही चलता है। तो यानी कि यहाँ से जो है अगर आपको लगता है कि सर ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो पहले उन ऑप्शन को हटाओ ताकि पकड़ में आ जाएगा, एक ऑप्शन तो हाथ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प। आप सभी को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस बार करें RE एग्जाम में 90 से पार बस, और आपका भी हो RE एग्जाम में बेड़ा पार। हमारी तो दुआ है आपके साथ में है। कल पेपर काफी इजी आने वाला है, तो एग्जाम का फोबिया दूर करो, इस क्लास को देखो, इसके बाद आने वाली क्लासेस को देखो, काफी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। अगला क्वेश्चन 46 आप सभी की स्क्रीन पे एक नेम बॉक्स होता है। तो विद्यार्थियों आप सभी को बता दूं कि आपका जो नेम बॉक्स होता है वो फॉर्मूला बार के बाईं ओर आपको दिखाई देता है। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। लगभग जो है आप सभी लोग भी कमेंट देने की कोशिश करना, जो है जहाँ समझाने लायक बातें होगी वहाँ मैं बखूबी आपको समझाऊंगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधाएं देता है। विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आप पूछे हुए क्वेश्चन है। अब देखो सारे क्वेश्चन में तो ये नहीं हो सकता है कि भाई 35 ही पूछने हैं, है ना। पूछने तो 35 है, लेकिन अब वो एग्जामिनर की मर्जी पड़ेगी। 35 तो मैं पूरे के पूरे तो आपको बता नहीं सकता है कि यही पूछे जाएंगे, बट पॉसिबिलिटी तो जाहिर की जा सकती है ना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो उसी बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार आपसे भी पूछा जाए। एक्चुअल फॉर्मूले की बजाय फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज के द्वारा हो सकता है क्या, पेस्ट स्पेशल कमांड को कॉपी और पेस्ट करने की सुविधाएं देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। भाई एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, जब एक्सेल से इजी क्वेश्चन पूछने होंगे ना तब इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, अदरवाइज तो फॉर्मूलों में अगर उलझा दिया तो भाई आपकी हालतें वहाँ पे खराब होने वाली हैं। बट हम तो यही चाहेंगे कि इस बार जो है पेपर इजी बने ताकि हर एक विद्यार्थी है जो आराम से इजीली पेपर को क्रैक कर पाए, है ना। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा जब सूत्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो दोनों को उपयोग में लेना होता है, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही मामला फिट बैठेगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करें। डिफॉल्ट नाम का मतलब होता है कि भैया आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, पहले से ही क्या होगा आपका वहाँ पे नाम मौजूद होगा, आप मर्जी पड़े तो वहाँ पे अपनी ओर से एक्स्ट्रा नाम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे का ऐसे सेव किया तो वो का वही नाम आपको देखने को मिलेगा। तो उस नाम को अपन क्या बोलेंगे, बुक फर्स्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बुक फर्स्ट बोलेंगे। देखो एक्सेल के अंदर आपको एक क्वेश्चन देगा कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, सेल कहते हैं। आप सभी लोगों को इतनी सी बातें पता होनी चाहिए। डिफॉल्ट सीट कितनी होती हैं, 3 होती है, ये भी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है। भाई इसको लगा दो, है ना, इस क्वेश्चन को स्टार लगा दो। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पिछली बार जब नहीं पूछा तो हो सकता है कि इस बार आपको पूछा जा सकता है। वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें, या फिर अगर इस क्वेश्चन की जब भी वो लैंग्वेज चेंज करेगा तो यूँ बोलेगा कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइनें किस नाम से जानी जाती हैं, तो विद्यार्थियों आपकी क्या कहलाती हैं, ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। लग चुका है अर्धशतक, यानी कि मात्र अपन हम शतक से 50 कदम दूर है ना, यानी कि इस टॉपिक में 100 से ऊपर ही क्वेश्चन है ना। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि 100 से ऊपर ही क्वेश्चन है, यानी कि अभी मात्र 50 क्वेश्चन हुए हैं, अब 50 की और बारी है। तो यानी कि मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मैंने सारे क्वेश्चन को आपको इजीली समझाया है। अब तो बस एक प्रकार से रिविजन वाली क्लास है, यानी कि शून्य से शिखर तक एग्जाम हॉल में डायरेक्ट दिखने वाले क्वेश्चन ही आपके सामने लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्यार्थियों ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। F11 यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। F3 आपका फाइंड के लिए होता है। F5 देखो डेस्कटॉप पे हो बोले तो रिफ्रेश के लिए, अगर पावर पॉइंट में बोले तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, अगर नोट पैड में बोले तो डेट एंड टाइम शो करवाने के लिए। F7 सर किसके लिए होता है, तो विद्यार्थियों F7 स्पेलिंग एरर हो नाम दे सकता है आपको
आपको ग्रामेटिकल एरर आपको नाम दे सकता है, व्याकरण संबंधी अशुद्धि नाम दे सकता है। अब एग्जामिनर की मर्जी पड़ेगी, वो आपके सामने नाम रखेगा, बट आपको जो है मैंने जैसे जैसे उसकी लैंग्वेज हो सकती है वो सारी लैंग्वेज आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। अगला क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर आप जो है निम्न में से कौन से चार्ट बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए MS एक्सेल जो है उसमें आपको चार्ट वगैरह बनाने का जो है आपको एक प्रकार से जो है आप चार्ट उसमें बना सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन से चार्ट के टाइप जो होते हैं MS एक्सेल में आपको देखने को मिलते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि विद्यार्थियों बार चार्ट भी हो सकता है, लाइन चार्ट भी हो सकता है, ग्राफ और पाई चार्ट भी हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ से लगभग सभी विद्यार्थी दे रहे हैं, आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू। विद्यार्थियों डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं करना, पहले से ही अंदर मौजूद होगा, आपकी मर्जी पड़े तो बदलाव, अदरवाइज वो ही रहेगा। तो डिफॉल्ट व्यू का मतलब उसमें क्या है, आपको पहले से कौन सा देखने को मिलता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट दें और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका नॉर्मल हो जाता है। विद्यार्थियों क्या होगा, नॉर्मल बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनी है। स्टार लगा दो, इस क्वेश्चन को तो लगा दो, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें। ये देखो जब भी ये व बी दोनों और है ना ये ऐसे ऑप्शन आए ना तो हाईली पॉसिबिलिटी बनती है कि वो करेक्ट ऑप्शन बैठते हैं। तो ऑप्शन बी वर्कशीट और चार्ट ये दोनों है जो यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। 1 स्टार, 2 स्टार एंड 3 स्टार। और मेरा पसंदीदा क्वेश्चन में से भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, प्रेसिपेंस कमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रेसिपेंस कमांड। यानी कि क्या होता है कि आपकी जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट पे आपने टाइटल दिया है, तो यानी कि जब आप वर्कशीट को स्क्रॉल करो ना तो ये टाइटल साथ साथ में क्या हो, स्क्रॉल ना हो। इससे बचने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, प्रेसिपेंस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जैसा कि आप सभी लोग दे रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल ही मामला फिट बैठ रहा है ना। अगली बात करते हैं कि एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। विद्यार्थी एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आप उस फाइल को उसके पीछे जो नाम लिखा हो उसके द्वारा पहचानोगे कि ये उसकी फाइल है, ये एक्सेल की है, ये पावर पॉइंट की, ये वर्ड की है, ये नोटपैड की है, ये वर्ड पैड की है। तो इसके द्वारा आप पहचान पाओगे। तो यानी कि 2003 में सिंगल यही था XLS, फिर क्या किया 7 में इसके आगे X जोड़ा और 10 में भी क्या किया, इसके आगे X जोड़ा। बस इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर की अप्रोच आपके सामने इस बार धराशायी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ड से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन तो ये भी उनकी लिस्ट में आता है कि टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, कैलिब्री, और भी नाम बता देता हूँ, एरियल, सेंचुरी। ये विद्यार्थियों क्या होती हैं, तो एक फॉन्ट है। क्या है, फॉन्ट होती है। फॉन्ट का मतलब आपकी ये जो है टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक सेंस है, कैलिब्री है, एरियल है, सेंचुरी है। आगे आपसे अगर पूछे कि डिफॉल्ट कौन सी होती है तो कैलिब्री होती है। आप सभी को इतनी सी बातें पता होनी चाहिए। फॉन्ट स्टाइल भी आपकी है और फॉन्ट साइज ये वगैरह तो आपका होगा नहीं। फॉन्ट यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जैसा कि आप सभी लोगों ने दिया है। आगे बात करके वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है। तो विद्यार्थियों आपने बहुत सारे नाम देखे होंगे, फाइल देखा होगा, होम देखा होगा, इंसर्ट देखा होगा, पेज लेआउट देखा होगा, रेफरेंस आपने देखा होगा। तो ये सारे क्या है, ये आपके टैब्स ही तो है, यानी कि टैब्स की श्रृंखला ही तो आपकी क्या कहलाती है, पूरी की पूरी रिबन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिबन कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों मैंने थोड़े टाइम पहले जब मैंने सेशन को स्टार्ट किया था उसी टाइम में मैंने बता दिया था
शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन था कि प्रिंट करने से पहले कोई दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए अपन प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, है ना। क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कभी अगर हिंदी में समझ में नहीं आए ना तो भाई इंग्लिश में भी देख लेना, क्योंकि जो वैलिड आंसर माना जाता है वो इंग्लिश मीडियम से माना जाता है, यानी कि आपकी हिंदी की वहाँ पे वरीयता नहीं होगी। जो वैलिड आंसर माना जाएगा, अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो वो हिंदी में वैलिड ना होकर इंग्लिश वाली वैलिड मानी जाती हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार के लिए इंग्लिश में भी निगाह डाल दो, है ना। उससे घबराना नहीं है, आराम से समझ में आएगी। क्वेश्चन को पढ़ना है, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता था फिर हिंदी पे तो वापस आना ही है ना। तो ये वाली बात है। बाकी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि भाई अपन तो 14 ही करने हैं तो केवल 14 ही करके आएंगे, उसकी क्या गारंटी है कि 14 के 14 फिट एकदम बैठ जाएंगे। तो आपको करने तो 35 में से 35 पूरे हैं, भले आओ या ना आओ, कहीं ना कहीं तो आपके भी इस बार तुक्के लगने वाले हैं। जिसने तैयारी नहीं की उसके लिए बता रहा हूँ, जुगाड़ बता रहा हूँ, है ना, पास होने का, कि पास किस टाइप से हुआ जा सकता है। बाकी आसपास में पूछना नहीं है, क्योंकि सीरीज सबकी अलग अलग होती है। आप अगर इशारों से समझाने लग गए तो वहाँ पे मामला एक बार गड़बड़ फिर से होने वाला है, क्योंकि आपका पहला उसका 31 हो सकता है, उसका 35 हो सकता है ये। बाकी आधार कार्ड सभी साथ में लेके जाएगा, अपना जो एडमिट कार्ड है साथ में लेके जाना है, और जो है आपको 11 बजे से पहले सेंटर पे पहुंचना है। बस बाकी हमारी दुआएं आपके साथ में है, पेपर काफ़ी शानदार आने वाला है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो विद्यार्थी देखिएगा, पोर्ट्रेट का मतलब सीधा पेज और लैंडस्केप का मतलब आड़ा पेज, और ये क्या होता है, आपके ओरिएंटेशन होते हैं, ओरिएंटेशन पेज की स्थिति को बताने का काम करते हैं। और ये आपको कहाँ से देखने को मिलता है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को भी सिंगल स्टार दे देता हूँ, क्या पता है एग्जामिनर पूछना चाहे और यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा दो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको किसी निश्चित लोकेशन, यानी कि क्लासों में भी तो आपके साथ में हुआ होगा ना, कि मान के चलो कि टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, उसने अगर टॉपिक को आधा ही पढ़ाया है तो वो क्या करेगा, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ पे मार्क करके जाएगा, ताकि कल जैसे ही टीचर क्लास में एंटर हो वो केवल उसी पेज से आपको पढ़ाना स्टार्ट करें। तो आपने उसके अंदर क्या किया, मार्क किया है, और किस में मार्क किया है, बुक के अंदर। तो एक प्रकार से मैं डॉक्यूमेंट उसको बोल सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में आप अगर किसी निश्चित लोकेशन तक अगर तीव्र तरीके से पहुँचना चाहते हैं तो बुक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी हाइपरलिंक आप याद रखना, डॉक्यूमेंट के साथ में लिंक को ऐड करने के लिए होता है, इसका शॉर्टकट Ctrl+ के होता है। इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। लिंक करने की बात आ रही है तो हाइपरलिंक अभी मैंने बता दिया, इसीलिए मैंने इसका आंसर टिक कर दिया है, हाइपरलिंक। इसका शॉर्टकट पूछे कंट्रोल के साथ में के होता है। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। एक चीज़ और याद रखना कि आपको वो बोलेगा कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने की प्रोसेस आपकी नेविगेटिंग कहलाती है। विद्यार्थियों क्या कहलाती है, नेविगेटिंग कहलाती है। एक दो बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट में पहली बार फाइल को सेव करना निम्न में से कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बार सेव करने के लिए सेव होगा, पहली बार सुरक्षित करने के लिए क्या होगा, सेव होगा। लेकिन फाइल का फॉर्मेट बदल के जब आप वापस सेव करोगे तो वो प्रोसेस मेरे विद्यार्थियों आपकी सेव एज कहलाएगी, और सेव एज के लिए शॉर्टकट आपका F12 होता है। सेव का शॉर्टकट Ctrl+S है। जैसा आपको क्वेश्चन की डिमांड की जाए उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर सेव बिल्कुल ही हो जाता है। लगभग आप सभी ने करेक्ट दिया है। भाई यहाँ पे ये वह भी दोनों मत करना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सेव यहाँ से केवल अकेला सेव यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मेरी मर्जी पड़े तो मैं 3 स्टार लगाऊं और मेरी मर्जी पड़े तो 2 स्टार लगाऊं, क्योंकि होस्ट इस बार जो है मैं कर रहा हूं, तो मेरी मर्जी यहाँ पे चलने
वाली हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में, इस बार पूछे जाने की हाईली पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की भी है। और यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से जो, तब तक आप लोग कमेंट करना कि बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। देखो विद्यार्थियों, मान के चलो कि कंप्यूटर नाम लिखा हुआ है, अब कर्सर यहाँ पे है, अब ये वाली कर्सर की ये वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड, और कर्सर के अगर इस साइड में लिखा हुआ है तो राइट साइड। अब आप कैसे मिटा रहे हो, बैक स्पेस को जब क्लिक करोगे ना, सबसे पहले आर हटेगा, ई हटेगा, टी हटेगा, ऐसे हटेगा। राइट टू कहाँ हट रहा है, लेफ्ट, और लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बायां। अब आधे लोगों के डब्बे तो इसमें गुल होने वाले हैं, दायां और बायां में। तो अगर ये भी समझ में नहीं आए तो बोल रहा हूँ, बाईं में आपको बी दिख रहा है, यानी कनेक्ट करना है, दिखेगा नहीं, बाईं में आपको बी दिख रहा है, बैक स्पेस में भी आपको बी दिख रहा है, तो बाईं से बैक स्पेस, दाईं में आपको डी दिख रहा है, और दाईं में आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बस ये फंडा दिमाग में क्लियर रखना कि बाईं से बैक स्पेस, दाईं से डिलीट, है ना। तो आपका जो है क्वेश्चन कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। स्पेस बार से दो टेक्स्ट के मध्य जगह दी जाती है, एंटर से किसी विशिष्ट प्रोग्राम में एंटर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या करता है विद्यार्थियों, पेज की स्थिति को बताने का काम करता है। और मैंने बता दिया दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, या तो पोर्ट्रेट होगा या फिर लैंडस्केप। तो भाई आप सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ये वह भी दोनों यहाँ से बिल्कुल ही मामला फिट बैठ रहा है। अगली बात करते हैं कि ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार का पोर्टल कौन सा है, तो इस क्वेश्चन को स्टार लगाओ। देखो ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार का जो आपका पोर्टल है वो जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि ये जो राज ईवर्ट है ये राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च क्लाउड स्टोरेज बेस्ड समाधान का उदाहरण है। और जो आपका है ये डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के रूप में यूज किया जाता है। चलिए, एक राजस्थान एकल साइन ऑन क्या होता है, तो विद्यार्थी एसएसओ होता है। एसएसओ का अगर पूरा नाम पूछे तो सिंगल साइन ऑन होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है राजस्थान संपर्क आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। राजस्थान संपर्क में 5 स्टेप होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है, वेरिफिकेशन होता है। सर इतना क्यों बता रहे हो, तो विद्यार्थियों आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। एक नाम हमेशा दिया जाता है स्क्रूटिनाइजेशन, स्क्रूटिनाइजेशन, यानी एक आध क्वेश्चन तो राजस्थान संपर्क से बन ही जाएगा, है ना। इन जो ये 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, तो जरूर आप लोग यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं कि राजमेघ के संदर्भ में सास का मतलब क्या है, तो विद्यार्थियों सास का पूरा नाम जल्दी से बताओ, तब तक मैं आपको पास का पूरा नाम बताता हूँ। पास का पूरा नाम होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और सास का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कोई सिस्टम, है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कोई सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर नहीं करेगा। ध्यान रखना यहाँ से कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। जो राजमेघ है ये भी एक क्लाउड स्टोरेज है राजस्थान सरकार का, जो सास एवं पास आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं कि क्लाउड स्टोरेज बेस्ड जो है या फिर क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण, स्टार लगाओ इस क्वेश्चन को, ये पूछा जाएगा। गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ से कोई चिंता करने वाली बात है नहीं, क्योंकि उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन में 70-30 की बात मैंने बोली है। देखो विद्यार्थी जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं ना, भाई आप तो सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार। आप हैं आरएसएडी के विश्वसनीय चैनल के साथ में, जो एग्जाम पैटर्न वाइज आपको तैयारी करवाता है और हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, और इस बार भी उतरने की पूरी जिम्मेदारी आपकी इस यूट्यूब एजुकेटर की रहने वाली है। एक ऐसा यूट्यूब एजुकेटर जो आपको पहले से ही बता रहा है कि मेरा मोटो केवल 90 से पार है, यानी जो विद्यार्थी कम से कम मेरे से रेगुलर टचेज में है 90% लेके आना। जो ये सेशन अगर अच्छे से देख रहे हैं तो 80% आपके आराम से बन सकते हैं, और जो लगभग थोड़ी बहुत कम तैयारी की है 70 तक तो आपके भी बन सकते हैं। तो ईमानदारी के साथ में सेशन को देखिएगा, 1-2 घंटे में आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। MB जाए तो अलग से रिचार्ज मार लेना, बट एक बार के लिए देख लो, कल के दिन का कल्याण हो जाएगा, है ना। तो राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण
उदाहरण कौन सा है? तो विद्यार्थियों यहाँ से जो है आपका करेक्ट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा। तो मैं तब तक बाकी का ऑप्शन बताता हूँ। सर ये राज ई ज्ञान क्या होता है? तो विद्यार्थियों आपका राजस्थान सरकार का शैक्षणिक पोर्टल होता है। सर आरपीएससी क्या होता है? तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि आपकी जो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी वैकेंसीज हैं वो हेड करवाने का काम किसका होता है? आरपीएससी का होता है। सर ये राजी साइन, तो विद्यार्थियों राजी साइन आपकी कस्टमाइज क्यूआर एवं फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होती है, जो डिजिटल हस्ताक्षर को वैध करने के लिए राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया गया है। यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका राजी वर्ड हो जाता है। ये किसकी तरह काम करता है? डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की तरह काम करता है, या डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर की तरह काम करता है। तो ये आप याद रखना है ना। क्वेश्चन देखो एग्जामिनर की डिमांड जैसी है उसके अनुरूप ही तैयारी करवा रहा हूँ, तो जितनी कम से कम बातें बोली जा रही हैं उनको अच्छे से समझ लेना। और एक बार दिमाग में फिट होने के बाद में क्या होता है कि माइंड के 3 हिस्से होते हैं। जो आपका 1+10 वाला जो रेशियो है, वहाँ पे आपकी जो थोड़ी सी आपको कम चीज़ें याद हैं वो एकदम चुटकियों में एग्जाम में याद आ जाती हैं, तो थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर देने की ज़रूरत होती है। जो कम से कम पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वो आपका कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। तो देखिए जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण आपसे क्या बोला है कि इनमें से कौन सा होगा? तो विद्यार्थियों देखो जॉब सर्च वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से यूज़र अपने जॉब के बारे में जानकारी ले सकता है और जॉब प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी वेबसाइट आपकी 3 आपके सिलेबस में दे रखी है, हालांकि बहुत सारी होती है। Naukri.com, Monster.com, कौन सी विद्यार्थियों? मॉन्स्टर। और एक विद्यार्थी होती है आपकी timesjob.com, कौन सी? timesjob.com। तो यहाँ से तो आप बोलोगे सर ये Amazon.com, नहीं अमेजोन नहीं होती, पेटीएम भी नहीं होती, क्योंकि ये तो आपकी कौन सी है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। कौन सी है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगर ई कॉमर्स का पूरा नाम पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। ये इतनी सी बातें क्लियर हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस बार फंसने वाला है, तो कतई चिंता वाली बात नहीं है। बस आप तो सेशन को ईमानदारी से ज्वाइन कीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो हर एक विद्यार्थी तक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपने आप को एग्जाम हॉल में सुरक्षित महसूस कर सके, सेफ महसूस कर सके। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? तो विद्यार्थियों जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आपकी कौन कौन सी होती है? अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, जबोंग है, पेटीएम है, मिंत्रा है, बहुत सारे नाम आपके सामने होंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के नाम है। और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में क्या होता है कि कोई एक कंपनी है जो किसके साथ में डील कर रही है? कंज्यूमर के साथ में डील कर रही है। तो विद्यार्थियों बिजनेस से किसके पास में सामान आ रहा है? प्रोडक्ट किसके पास में आ रहा है? कंज्यूमर के पास में आ रहा है। तो B2C यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। हो सकता है इनके पूरे नाम पूछे, तो B2B का पूरा नाम बिजनेस टू बिजनेस, यानी B का सिंपल याद रखना बिजनेस, C का याद रखना कंज्यूमर। अगर B2C पूछे बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C पूछे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B पूछे कंज्यूमर टू बिजनेस, इसके अलावा पूछेगा नहीं। फिर आपसे बोलेगा कौन सा नहीं होता है कि ई कॉमर्स कौन सा नहीं होता? G2C नहीं होता, G2B नहीं होता, G2E नहीं होता, G2G नहीं होता। इनके बारे में पता रखना है। आगे बढ़ते हैं। मॉक का पूरा नाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए विद्यार्थियों अगर मॉक का पूरा नाम पूछे ना तो मेरे विद्यार्थियों याद रखना मॉक का पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, या मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। जैसी आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इससे जुड़ी हुई संस्था आपकी EDX है, कोर्सेरा है, खान एकेडमी है, इसके अलावा अगर बात करूँ यूडेसिटी है। तो ये इतनी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। NPTEL होती है, स्वयं होती है, ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता रखनी है, एक्स्ट्रा जो बोल रहा हूँ। सर ये मॉक होता क्या है? तो विद्यार्थियों डिस्टेंस लर्निंग का एक उदाहरण है, यानी राज ई ज्ञान के अंदर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है जो ऑनलाइन शिक्षा देने का काम करता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 72 आप सभी की स्क्रीन पे मौजूद है कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये उड़ान
एक दिन रंग जरूर लाएगी। मेरा उद्देश्य विद्यार्थियों सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। कोशिश तो यह है कि इस बार सूरत बदल जानी चाहिए और आग मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में ही सही, पर इस बार आग जरूर लगनी चाहिए। यानी पेपर के इस बार गर्दे जरूर उड़ने चाहिए, 90% के साथ में तांडव जरूर होना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों को बार बार मोटिवेटेड कर रहा हूं ताकि कल की एनर्जी एकदम खतरनाक होनी चाहिए। एक ही बार में 35 में से 35 क्वेश्चन फिट बैठने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, लेट अभ्यर्थी जुड़ने वाले आप सभी का स्वागत है। इसके बाद आने वाली क्लास काफी धुआंधार होने वाली है, तो एंड तक बने रहे और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो विद्यार्थियों जब भी आपसे बोले ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है और इनमें से तो एक ही आपको नाम दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? फ्लिपकार्ट दिख रहा है। सर ये ट्विटर क्या होता है? विद्यार्थियों सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। सर फेसबुक किसने बनाई? तो 2004 के अंदर मार्क जकरबर्ग ने बनाई है। सर ये ट्विटर क्या है? तो ट्विटर न्यू ग्लास ने बनाया है, जिसको माइक्रो ब्लॉगिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है विद्यार्थियों? माइक्रो ब्लॉगिंग भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, आप सभी लोगों को पता रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका फ्लिपकार्ट यहां से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नेटवर्किंग साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के रूप से जाना जाता है? तो भाई अभी बता दिया, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, है ना। सारे जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं सारे के सारे कमेंट करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप सभी की कमेंट का मुझे इंतजार है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला है ट्विटर होता है, तो हमें याद है कि ट्विटर होता है। तो विद्यार्थियों ट्विटर को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आप ट्विटर में लिखते हो ना उसको बोला जाता है ब्लॉग, और ब्लॉग मात्र और मात्र 140 कैरेक्टर तक का ही लिखा जा सकता है। तो यहां से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प है सर। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट होते हैं। और सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल एक व्यक्ति जो है अपनी जो निजी जानकारी है या फिर अपनी जो व्यक्तिगत जो गतिविधियां होती है उनको सभी के साथ में शेयर कर सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू आपकी जो है परिवारजनों से बातचीत वगैरह हो सकती है। बस इतनी सी बातें क्लियर रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। तो विद्यार्थियों अभी मैंने बता दिया फ्लिपकार्ट होता है, अमेजॉन होता है, स्नैपडील होता है, जबोंग होता है, पेटीएम होता है, मिंत्रा होता है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन जो ट्विटर है ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है और ये क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। तो जो सोशल नेटवर्किंग साइट होगी वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं होगी। और ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का ई कॉमर्स है? तो B2C होता है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। अगर इतनी सी बातें अगर फिंगर पे हैं तो एग्जाम हॉल में इस बार माहौल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, है ना। जो भी विद्यार्थी जो है सेशन के साथ में है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का कल का पेपर काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। मॉर्निंग में भी मैं क्लासेस लेके आऊँगा, तो वो जो है आप सभी के लिए काफ़ी रामबाण एक प्रकार से साबित होने वाली है। अब देखो जो मैं लास्ट टाइम में आपको जो 35 की प्रश्नों वाली जो सीरीज लेके आऊँगा ना, जो 8 से 9 मिनट में क्लास करने वाला हूँ, उसमें मैं मेरे अकॉर्डिंग लेके आऊँगा। यानी कि मुझे अगर मैं एग्जामिनर होता तो आपको वो क्वेश्चन देने की कोशिश करता। बाकी एग्जामिनर पर डिपेंड है। देखो पूरे के पूरे एज इट इज तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ 35 में से ये जरूर बता सकता हूँ कि किस किस को बनने की संभावना बनती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? तो विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी लोग दे रहे हैं ई बाजार आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। ई बाजार भी आपकी क्या है? एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। जब भी आगे ये दिखे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। अगर ई बैंकिंग बोले या तो ई बैंकिंग का मतलब ऑनलाइन बैंकिंग है, ई मित्रा बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मित्रा है। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है? विद्यार्थियों देखिएगा कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। भाई ऑनलाइन बैंकिंग क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से अगर आप
पैसों का लेन देन कर रहे हो ना, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, ऑनलाइन बैंकिंग कहलाती है। तो सर जो हमें ऑनलाइन बैंकिंग से समय की बचत देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। एक तो बैंकों में धक्के खाने होते हैं और एक घर पे बैठे बैठे पैसों को भेजा जा सकता है। ट्रांजेक्शन पे हमें जो बचत होती है बिल्कुल होती है। खाते की सुरक्षा यानी कि जो आपका अकाउंट प्राइवेसी आपको मिलती है, सिक्योरिटी आपको मिलती है, लेकिन उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, क्वेश्चन फंस चुका है ना, क्वेश्चन फंस चुका है कि उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। तो विद्यार्थियों आवश्यकता मीन्स रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट मीन्स इंटरनेट जरूरी होता है नेट बैंकिंग चलाने के लिए। बट फायदा तो नहीं है ना कि नेट बैंकिंग की वजह से हमें इंटरनेट मिल रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। ऐसा होता तो हम तो फिर दिन में बहुत बार ऑनलाइन बैंकिंग कर देते हैं ना, यानी कि नेट किसको नहीं चाहिए। तो ऑनलाइन उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि घरेलू डेबिट कार्ड, सॉरी रुपए डेबिट कार्ड क्या है, रुपए डेबिट कार्ड क्या है, क्वेश्चन को स्टार लगाओ इस क्वेश्चन को कि रुपए डेबिट कार्ड क्या है। विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रुपए एक डेबिट कार्ड होता है जो घरेलू डेबिट कार्ड होता है, नेशनल यानी कि नेशनल कार्ड होता है जो केवल आपका इंडिया के अंदर ही वैलिड होता है, जबकि वीजा है, मास्टर कार्ड है, या आपके इंटरनेशनल कार्ड है, अगर कभी इंडिया से बाहर जाने का मौका मिले तो वहां पे भी आपके वैलिड रहते हैं, लेकिन रुपए कार्ड केवल इंडिया के अंदर ही वैलिड होता है। तो ये घरेलू डेबिट कार्ड होता है राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई। कभी कभार क्वेश्चन क्या करेगा कि निम्न में से कौन सा कार्ड राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया है, तो रुपए कार्ड है ना। फिर सभी एटीएम और पीओएस का पूरा नाम इस बार पूछा जा सकता है, पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलोगे विद्यार्थियों, पॉइंट ऑफ सेल बोलना है। तो यहाँ से करेक्ट विकल्प ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए हैं। देखो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 है ना, अगस्त 2014 में किसकी शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने के लिए किसी भी प्रकार का रुपए देने की आवश्यकता नहीं होती, यानी शून्य बैलेंस पे आपका खाता खोला जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो वित्तीय रूप से, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। इस योजना से जुड़ने के बाद में 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलता है, 30,000 का जीवन बीमा मिलता है, 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। विद्यार्थियों मोबाइल वॉलेट क्या होता है पता है आपको, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोबाइल वॉलेट है जो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके पैसों को डिजिटली रूप से सेफ रखने का काम करता है। इसके माध्यम से आप अपने घर बैठे बैठे जो है मनी का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एसबीआई बड़ी क्या होता है, तो बिल्कुल होता है, इस क्वेश्चन को स्टार लगाना पहले तो। एसबीआई बड़ी एसबीआई द्वारा जारी किया गया आपका क्या है, एक मोबाइल वॉलेट है। भीम का पूरा नाम पूछे तो भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। पेटीएम भी आपका क्या है, एक मोबाइल वॉलेट होता है। ध्यान रहे पेटीएम आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट भी होती है, सॉरी ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी होती है, और आपका मोबाइल वॉलेट भी होता है। सर ये क्रेडिट कार्ड है ना, ये तो प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो बैंक के द्वारा जारी होता है, तो ये वाला नहीं होता, बाकी तो विकल्प आपके फिट बैठ रहे हैं। फिर आगे बोल रहा है ओटीपी का पूरा नाम। विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करें, ओटीपी का पूरा नाम होता है, मैं ही बता देता हूँ, वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड आपका ओटीपी का पूरा नाम होता है। तो यहाँ से ओटीपी आपकी जो है एक बार ओटीपी आने के बाद में एक ही बार वैलिड रहती है, तो ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। फिर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसबीआई बड़ी क्या है। तो विद्यार्थियों आपकी जो एसबीआई बड़ी होती है वो क्या है, एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है बिल्कुल ही करेक्ट है। जो बातें मैंने बता दी हैं वो आप वेरीफाई कर देना। आप सभी लोग लगभग कमेंट करते रहे, देखो समय की मर्यादा है, इसके बाद में भी एक और मैराथन क्लास लानी है, तो मुझे सेशन को थोड़ा सा फास्ट करना होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि की कितनी आवश्यकता होती है। तो अभी मैंने बोला शून्य शेष बैलेंस पे आपका खाता खोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि यूपीआई में पोस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। अब यूपीआई को भी जारी किसने किया है? एनपीसीआई, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। और इसका उपयोग पुश का मतलब होता है धक्का देना, और धक्का यूपीआई के मामले में कब दोगे? जब पैसों को आप अपने मोबाइल से भेजोगे, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, कभी कभार ऑप्शन में क्या करेगा वो ए व बी दोनों भी देगा, और यूं करेगा कि केवल बी, क्या करेगा? केवल बी। तो केवल बी में फिर आपको ये पैसा भेजने वाला नहीं करना है, फिर आप केवल बी के साथ में जाओगे। ये एग्जामिनर ऐसे कई बार क्या कर देता है, थोड़ी सी हलचल कर देता है। तो जितनी भी अप्रोच हो सकती हैं सारी की सारी अप्रोच आपके सामने रख रहा हूँ। फिर आपको बोला है यूपीआई का पूरा नाम, अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी भी किया गया है यूपीआई को, और इसका पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। तो विद्यार्थियों डीएनएस का पूरा नाम जो है आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं आपको बता दूं डीएनएस होता क्या है। तो एक विशिष्ट आईपी एड्रेस को क्या करता है, यूआरएल में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी आईपी एड्रेस क्या होता है आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, हमेशा संख्याओं में लिखा जाता है। मान के चलो 192 ऐसे करके फिर आपके सामने संख्याओं में लिखा होगा आईपी एड्रेस। और यूआरएल हमेशा कैसे लिखा जाता है? https/ ये ऐसे करके, फिर www.google.com, ये ऐसा आपका यूआरएल होता है ना। तो डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सटीक विकल्प यहाँ से हो जाता है। आगे बात करते हैं कि उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुँचने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखो विद्यार्थियों मॉडेम का पूरा नाम अगर पूछे, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन ए यहाँ से सही है। ये भी इंटरनेट सेवा यानी आईएसपी का पूरा नाम पूछे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तब तक आप कमेंट करें। वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, आपका जो है यूसी ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर है, ये सारे के सारे आपके क्या है? वेब ब्राउजर है। तो इनके बारे में गूगल क्रोम है, इनके बारे में आपको पता रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प लगभग आप सभी लोग दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर है। तो विद्यार्थियों अभी मैंने बता दिया ना कि वेब ब्राउजर तो क्या होता है आपका? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो वेब ब्राउजर नहीं है कि किस में आपको ये 3 नाम देगा, गूगल, याहू और बिंग। क्या क्या नाम देगा? गूगल, याहू और बिंग। तो ये तीनों आपके क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। क्या होते हैं? सर्च इंजन होता है, गूगल, याहू और बिंग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ईमेल क्लाइंट है। तो ईमेल क्लाइंट आपका कौन सा होता है? जीमेल होता है। विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पता रखना है। थोड़ी सी स्पीड में रख रहा हूँ, आप जहाँ समझाने वाली बातें हैं वह अच्छे से समझा दूंगा। आप सभी लोग जो है अपना रिव्यू जरूर देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन इस बार फिट बैठ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। तो विद्यार्थियों सर्च इंजन मैंने बताया कौन कौन से, गूगल, याहू और बिंग। तो क्वेश्चन पकड़ में आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? गूगल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो विद्यार्थियों याद रखना कि भाई जो सर्च इंजन है वो वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर, इन दोनों से गुजरता है। इन दोनों में से एक ही है, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, ये तीनों हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जैसा कि आप सभी दे रहे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन डीएसएल का पूरा नाम। विद्यार्थियों डीएसएल क्या होती है? सबसे पहले तो ये सुन लो, तब तक आप कमेंट करें कि डीएसएल एक कनेक्टिविटी होती है, यानी कि एक कनेक्टिविटी आपकी होती है जिसका पूरा नाम क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं www का पूरा नाम, और www का पूरा नाम विद्यार्थियों क्या हो जाता है आपका? ये www है ना, किसने बनाया है? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है। किसने बनाया है? टिम
बर्नर-ली ने बनाया है, जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह उपयोग में आता है। किसकी तरह? ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। और इसका जो पूरा नाम है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ISP का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ISP का पूरा नाम थोड़े टाइम पहले ही मैंने बता दिया कि आपका क्या होता है। देखो, तब तक आप कमेंट करें। ISP आपकी होती क्या है? तो एक टेलीकॉम कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने का काम करती है। मान के चलो आपके पास में जियो का सिम कार्ड है, तो आपको इंटरनेट की सेवाएं जियो दे रहा है। अगर एयरटेल है तो एयरटेल दे रहा है, वोडाफोन है तो वोडाफोन दे रहा है, यानी कि इसका पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी को ले जाया जाता है तो क्या घटना घटित होती है। तो विद्यार्थियों, याद रखना कि निर्देशिका की यानी फोल्डर के अंदर सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है और निर्देशिका को जो है उस निर्देशिका के अंदर सभी निर्देशिका, उप निर्देशिका या सब फोल्डर में भी चले जाते हैं। तो ऑप्शन जो डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। ए व बी दोनों यहाँ से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जो है ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये आपका क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाता है। यानी फोल्डर के अंदर बनने वाले फोल्डर सब फोल्डर कहलाते हैं। फोल्डर में आप किसको संग्रहित करते हो? फाइलों को। तो फाइलें आपकी क्या कहलाती हैं? डेटा का कलेक्शन फाइल कहलाती है। इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय में एक से अधिक काम करना, और इनमें से कौन सा नहीं करेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करें, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए विद्यार्थियों बता दूं कि MS DOS और यूनिक्स दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CLI या फिर CUI अवधारणा पे काम करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको वीडियो का एंड में बता दूंगा। आगे फिर बात बोली है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो अभी मैंने बता दिया ना कि केवल कौन से नहीं होते हैं, आपका MS DOS नहीं होता और यूनिक्स नहीं होता। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में वो आपको बोलेगा, क्वेश्चन आपसे करेगा कि GUI का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बताना है। देखो, इससे जो GUI से आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज के सभी वर्जन होते हैं, वो आपको विंडोज XP नाम दे, NT दे, विस्टा दे, 10 दे, 8 दे, 7 दे, 11 दे, है ना। तो ये जितने भी नाम है आपके सामने दे सकता है। तो विंडोज के सभी वर्जन इसमें आ जाते हैं। मैक OS आपका ग्राफिकल यूजर में आ जाता है, लाइनेक्स आपका आ जाता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी MS DOS और यूनिक्स आपके किसके एग्जाम्पल हैं? आपके CLI या फिर CUI के एग्जाम्पल होते हैं। ये वाला जो मामला है ना, ये गड़बड़ करता है एग्जाम के अंदर, लाइनेक्स और यूनिक्स। तो आप केवल एक को ही याद रखना कि MS DOS और यूनिक्स किसके एग्जाम्पल हैं? CUI के एग्जाम्पल होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देना, है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिक्स होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विंडोज में स्टार्ट बटन का क्या उपयोग होता है। विद्यार्थियों, आप जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि स्टार्ट बटन आपकी टास्क बार पे मौजूद होता है। सर, टास्क बार क्या होती है? तो बॉटम साइड में जो बार उपस्थित होती है वो आपकी क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, डिवाइस की सेटिंग हो सकती है, या सिस्टम को बंद किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। सर, ऐसा भी कोई विंडोज था जिसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं था? तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, विंडोज 8 यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 कि निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं था? तो अभी मैंने बता दिया आपका विंडोज 8 है ना। जो क्वेश्चन मैं बता चुका हूं उनको मैं डायरेक्टली टिक करूंगा, आप जल्दी से स्क्रॉल करते जाएं और देखते जाएं। समय की मर्यादा है, इसके बाद में भी एक क्लास और लानी है, तो उन चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे सेशन को थोड़ा सा फास्ट करना है। अब शतक बनने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं कि निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों, एंटीवायरस क्या करता है? आपके सिस्टम को वायरस से बचाने का काम करता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके एंटीवायरस कहलाते हैं। नॉर्टन होता है, क्विकिल होता है, अवीरा होता है, कैस्पर की होता है, जो नेटस्केप नेविगेटर तो भाई वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। तो इतनी सी बातें क्लियर
होनी चाहिए। फिर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइलों को या फोल्डर्स को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, रिसाइकल बिन हो जाता है। अब रिसाइकल बिन में देखिएगा फाइलों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है बिल्कुल किसके द्वारा, रिस्टोर के द्वारा। और इन्हीं इसको रिसाइकल बिन को पूरा का पूरा क्लियर करने के लिए एम्प्टी रिसाइकल बिन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, एम्प्टी रिसाइकल बिन का। और एक चीज हमेशा असत्य कथन में बोलेगा तो आपको याद रखनी है कि रिसाइकल बिन में फाइलों को भेज के आप डिस्क का रिक्त स्थान नहीं बढ़ा सकते। अगली फिर बात करते हैं कि निम्न में से किसका उपयोग विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। तो विद्यार्थियों देखिएगा, आप जल्दी से कमेंट करें तब तक मैं बताता हूं कि मैथ इनपुट पैनल का उपयोग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जबकि जो आपको दिख रहा है ना स्नैपिंग टूल का उपयोग जो है विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। जो अभ्यर्थी सेशन से लेट जुड़ रहे हैं आप सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से आभार। आप हैं आरएससीटी के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में एक मोटिवेशनल कोट के साथ में आप सभी का स्वागत करता हूं कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं है, राणा के वंशज हम भी, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो अब एक प्रकार से आपकी ये महामैराथन क्लास पूर्ण होने वाली है, मात्र चंद समय आपके सामने है और फिर सुबह आपके हाथों में पेपर होगा। महादेव की कसम इस बार जो है पेपर में जो है आप पेपर के गर्दे उड़ाने वाले हैं, यानी एक प्रकार से तांडव इस बार होके रहेगा। निम्न में से किसके उपयोग द्वारा आप वीडियो गेम्स और एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों याद रखना है विंडोज स्टोर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आपका जो कोर्टाना है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसका उपयोग सर्च बॉक्स की तरह होता है। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं। विद्यार्थियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगा दो स्टार, है ना। इस क्वेश्चन को इस बार पूछे जाने की हाईली पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की भी बनती है कि बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो स्थान होता है जहां पे आपको डेट एंड टाइम दिखता है, विद्यार्थियों क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे कहलाता है। और शॉर्टकट आइकन आपके आइकन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके द्वारा आप शॉर्टकट तरीके से आइकन तक पहुंच सकते हैं। आगे फिर बोला है कि कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है, विद्यार्थियों कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में आपके सामने जो एरिया आएगा विद्यार्थियों वो आपका क्या कहलाएगा, डेस्कटॉप कहलाएगा। नीचे वाली बार आपकी क्या कहलाएगी, टास्क बार। ऊपर वाली बार आपकी टाइटल बार कहलाती है। इतनी सी बातें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कंप्यूटर को शुरू या स्टार्ट करने की प्रोसेस, स्टार लगाओ। कंप्यूटर को शुरू या स्टार्ट करने की प्रोसेस आपकी क्या है, बूटिंग है। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाता है। कभी कभार क्या पूछेगा कि बूटिंग से आपका क्या मतलब है, तो कंप्यूटर को शुरू करने की प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। बूटिंग दो प्रकार की, कोड और वार्म। कोड का मतलब पावरलेस कंप्यूटर को शुरू करना, वार्म का मतलब होता है पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। मेरे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि GUI का पूरा नाम क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तब तक मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़े हुए जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के जितने भी वर्जन है, मैक OS है, लाइनेक्स है, ये सारे के सारे इससे जुड़े हुए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जो कुछ भी काम किया जाएगा वो आइकन बेस्ड पे किया जाएगा। आगे फिर बढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। विद्यार्थियों ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दे, सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम दे, OS नाम दे, यूजर इंटरफेस नाम दे, सारी की सारी बातें एक होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्या है क्वेश्चन यहाँ से, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मैं कार्य बता देता हूँ, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन दे ही नहीं रखे, है ना। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जब भी मुख्य कार्य आपसे पूछे ना तो आप यूँ बताना कि सर कंप्यूटर को स्टार्ट करना हो सकता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना हो सकता है, यूजर और एप्लीकेशन के मध्य संवाद करवा सकता है। तो ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। फिर आपको बोला है कि आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो कंप्यूटर का इस क्वेश्चन को एक बार कट कर दो, है ना। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है, तो प्रोसेसर वीनराइजेशन भी होता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी है, हार्ड डिस्क भी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट विकल्प हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 आप सभी के सामने है कि DPI का पूरा नाम क्या है। तो विद्यार्थियों DPI का जो पूरा नाम है डॉट्स पर इंच होता है। क्या होता है,
डॉट्स पर इंस आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। ऐसा आपको ऑप्शन ए ही दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। विद्यार्थी देखो थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ। डीपीआई का जो है ये डीपीआई में प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है और प्रिंटर की जो स्पीड है वो पीपीएम में मापी जाती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा देना, पूछा जाएगा, है ना, इस डीपीआई वाला क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, इसको तो डबल स्टार लगाओ। देखो होता क्या है कि आपको रैम के बारे में पूछेगा। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, वॉलेटाइल प्रकृति की मेमोरी है और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर रखती है, यानी लाइट जाने के बाद में इसके अंदर जो भी डेटा है वो साथ साथ में चला जाता है। और ये दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एस रैम और डी रैम। जो एस रैम होती है कैश मेमोरी की तरह काम करती है, लेकिन जो डी रैम है यानी कि डायनामिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना रोम विद्यार्थियों आपकी प्राइमरी मेमोरी है लेकिन नॉन वोलेटाइल है। ये 3 प्रकार की होती है, कौन कौन से सर, तो बता दो, पी रोम होता है, ईपी रोम होता है और ईपी रोम होता है। इसके पूरे नाम अगर पूछे ना तो याद रखना कि पी रोम का मतलब होता है आपका प्रोग्रामेबल और रोम का पूरा नाम तो पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी। अगर ईपी रोम का पूछे तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर ईपी रोम का पूरा नाम पूछे ना तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर आपको ये पता रखना है कि भाई जो आपकी ईपी रोम में क्या होता है कि इसको यूवी लाइट के सामने, सूर्य की किरण, पराबैंगनी किरण के सामने रखने से इसके अंदर का जो डेटा है वो मिट जाता है और ईपी रोम को लाइट के सिग्नल के सामने रखने से इसके अंदर का डेटा मिट जाता है ना। तो इतनी सी बातें आपको क्लियर रखनी है। फिर आपको बोला है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंप्यूटर के साथ में कौन सा कंप्यूटर जो प्रिंटर है टोनर का उपयोग करता है। प्रिंटर के साथ कंप्यूटर के साथ में संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, जल्दी से जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें। देखो प्रिंटर से जब भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, है ना। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट, है ना। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट 2 ही प्रकार के होता है, कैरेक्टर और लाइन, जबकि नॉन इम्पैक्ट आपका इंकजेट, लेजर और थर्मल होता है। इसमें से आपको लेजर का क्वेश्चन पूछा है तो ये क्या है, टोनर बोल रहा है, इधर अगर सूखा पाउडर बोलता, ड्राई पाउडर बोलता, ब्लैक सूखा पाउडर बोलता तो भी बातें वही होती। तो यहाँ से जो कार्टेज अगर नाम देता तो भी बात वही होती। आपका जो करेक्ट आंसर लेजर प्रिंटर हो जाता है। विद्यार्थियों ये जो थर्मल प्रिंटर है ये गर्म तत्वों का उपयोग करते हुए प्रिंट देने का काम करता है। ये डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स, है ना, डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स आपके कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। और कैरेक्टर किस टाइप का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इतनी सी बातें अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इस बार फंसने वाला है। देखिए डेजीविल प्रिंटर का किसका एक प्रकार है, तो विद्यार्थियों अगर कैरेक्टर ऑप्शन में होता तो आपको कैरेक्टर के साथ में जाना था डेजीविल या डॉट मैट्रिक्स, लेकिन हमें कैरेक्टर ऑप्शन में नहीं दिया है। तो कैरेक्टर किसका भाग होता है, इम्पैक्ट का, तो हम किसके साथ में जाएंगे, इम्पैक्ट के साथ में जाएंगे। फिर बोला है रैम का पूरा नाम, तो विद्यार्थियों रैम का पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक वॉलेटाइल मेमोरी है, एक अस्थिर प्रकृति की मेमोरी है, प्राकृतिक रूप से विघटित किया जा सकता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे इसको डबल स्टार लगाओ, है ना, कि पेन या पेंसिल से किए गए निशानों को पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखो सबसे पहले तो मैं इनके पूरे नाम बता रहा हूँ। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR का, तब तक आप सभी लोग कमेंट करना, BCR का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। MIDI का पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर OMR होता है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। OCR का जो है इसका उपयोग हस्तलिखित लेखों को पढ़ने या जांचने के लिए होता है। BCR का पूरा नाम प्रोडक्ट संबंधी जानकारी लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बार कोड रीडर इसका पूरा नाम होता है। MIDI का जो पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका उपयोग संगीत के क्षेत्रों में किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन याद रखना है MICR का, है ना। यहाँ से इस टॉपिक से MICR का अगर पूछे तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इनका उपयोग बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। फिर आपसे बोला है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको किसके साथ में जाना है, सुपर कंप्यूटर के साथ में जाना है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज
देश में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है किसके मामले में, डेटा प्रोसेसिंग के मामले में। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की तीव्रता, नासा और इसरो द्वारा मिसाइल का परीक्षण, परमाणु बमों के परीक्षण के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये आपके प्रॉपर कूलिंग में रखने की आवश्यकता होती है, बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं, इतनी सी बातें पता रखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे और सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं जो बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल किए जाते हैं, घरों ऑफिसों में मनोरंजन के लिए भी हो सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपके सिस्टम को शुरू करवाने वाला, तो शुरू इनमें से कौन कराएगा, विंडोज 7 करवाएगा, बाकी तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। यानी एक बेसिक सा फंडा है कि जिसमें यूजर काम कर सकता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो आपके सिस्टम को शुरू करवाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो विद्यार्थियों आउटपुट डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। तो देखो आउटपुट का मतलब बार आपको देगा, क्या देगा, बार निर्देश देगा। तो यूजर के जो रिजल्ट को बार कौन देता है, तो इनमें से प्लॉटर ही देगा। प्लॉटर से एक क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस उच्च गुणवत्ता के वेक्टर का उत्पादन करती है या ग्राफिक्स का उत्पादन करती है, तो प्लॉटर होता है। सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्रामों के समूह होते हैं, इसके अंदर आपकी इनपुट डिवाइस होती है। इतनी सी बातें क्लियर रखनी है। फिर आगे बढ़ा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण आपका सुपर होता है, मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है, माइक्रो होता है। तो मेन फ्रेम है, मिनी है, माइक्रो है। नोटबुक आपका माइक्रो कंप्यूटर का हिस्सा है, जबकि मैक्स फ्रेम आपका किसी भी प्रकार का कंप्यूटर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आप सभी लोग कमेंट जरूर देना ताकि आपको भी अपनी तैयारी आंकने का मौका जरूर मिले। मेरे पास में क्या समय के थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार लगाओ। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो, आपका सिस्टम शुरू होगा तभी तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पाओगे, है ना। लगभग सभी ने करेक्ट आंसर मुझे दिया है। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विद्यार्थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, विंडोज 7 नहीं होता है। लगभग ये बातें बता चुका हूँ, इसीलिए मैं ही बता रहा हूँ, आप खुद अपनी जो है परफॉर्मेंस को देख लेना कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, तो विद्यार्थियों स्पीड जो है विशेषता है, शुद्धता भी विशेषता है, परिश्रमशीलता भी विशेषता है, विविधता भी विशेषता होती है, जो है आपकी उच्च स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। लेकिन जो बुद्धि का अभाव है ना, ये आपकी क्या है, सीमा होती है, लिमिटेशन होती है। बुद्धि का अभाव, IQ लेवल 0 है ना, सोचने की क्षमता नहीं होती, तो ये क्या होती है, सारी की सारी सीमाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 यानी कि निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है, तो भाई सारे के सारे हैं, आप सभी देख लेना कि क्या आपका आंसर करेक्ट है, उपरोक्त तो सभी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है। तो मैंने बता दिया ना कि आपका आकार, भंडारण, प्रदर्शन के मामले में जल्दी से जल्दी कमेंट करें कौन सा होगा, सुपर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, है ना। सुपर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड आपका किसका होता है, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधारित होता है। आगे बात करते हैं कि निम्न में से निम्न विकल्पों में से ईमेल का सही वैलिड उदाहरण है, तो ईमेल का वैलिड उदाहरण ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो IP एड्रेस है, तो ये वाला ही होगा। यानी सारे लेटर स्मॉल, एक @ का सिंबल और बीच में स्पेस नहीं, और डोमेन कोड भी जरूर होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड को चयन कीजिए, तो सबसे मजबूत पासवर्ड का एग्जाम्पल मेरे विद्यार्थियों कौन सा है, तो यही है कि एक आध लेटर कैपिटल, 8 अक्षर, फिर सिंबल भी होने चाहिए, संख्याएं भी अंदर होनी चाहिए। लगभग आप सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और आज की क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद में आपका सेशन समाप्त हो रहा है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दो कि कल आपका पेपर है, आप सभी के साथ में मेरी दुआएं हैं, आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। भाई मैराथन क्लास का दी एंड हो रहा है और इसके बाद में सर की क्लास आने वाली है। आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में आप सभी से विदा चाहूँगा कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी
तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा जहान बाकी है। तो विद्यार्थियों अगर मेहनत पसंद आई है तो सेशन को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप सभी ने सेशन को एंड तक देखा, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप कल जो है RCD एग्जाम में तांडव करके आने वाले हैं, एक प्रकार से डीजे बजने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन यही आपके सामने होंगे। जितने एग्जाम इनकी अप्रोच हो सकती हैं वो सारी की सारी अप्रोच इन क्वेश्चन के सामने धराशायी होने वाली है। यानी ये सीरीज थी महामैराथन की शून्य से शिखर तक। इसके बाद में सर की जो महामैराथन क्लास आएगी उसको आप सभी को अवश्य देखना है। अभी के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आप सभी अगर कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट जरूर करें, और सेशन कैसा लगा ये अंत में कमेंट देके जरूर बताएं। आप सभी जो एग्जाम के फोबिया को दूर निकालें, अपने माइंड से उसको बाहर निकालें। काफी अच्छा कल का पेपर होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।